सोचो, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, पार्ट टाइम जॉब और थकी हुई जिंदगी। और एक दिन पूरी दुनिया में काले टावर उगाते हैं, लोगों को पावर्स मिलने लगती हैं, लेकिन तुम्हें लगता है ये सब मेरे लिए नहीं है। तभी नूडल्स का पहला बाइट लेने से ठीक पहले एक मैसेज पॉपअप होता है, यू हैव अवेकन्ड। अब सवाल ये नहीं है कि तुम स्पेशल हो या नहीं, सवाल ये है, क्या ये अवेकनिंग तुम्हें हीरो बनाएगी या तुम्हारी जिंदगी को एक लिविंग नाइटमेयर में बदल देगी। ये जानने के लिए तुम्हें इस वीडियो को पूरा देखना होगा। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो कि ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान लेकर अपने घर वापस जा रहा था। हमारा हीरो बताता है वो जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता है उसका नाम है स्टूडियो डिस्ट्रिक्ट, और चाहे दिन हो या रात यहाँ पे हमेशा हलचल बनी रहती है। और यहीं पे मेरा छोटा सा घर है जो कि सिर्फ 180 वर्ग फुट का है। फिर हमारे हीरो का इंफॉर्मेशन बताया जाता है। नाम बोंग जुह्योक, उम्र 25 साल, बेरोजगार है, लेकिन एक साथ 3-3 पार्ट टाइम जॉब्स कर रहा है। बोंग बताता है, मैं किसी कुत्ते के जैसे सुबह शाम काम करता हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास कोई सेविंग्स नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जे में हूं। ये कर्ज मुझे चुकाना ही होगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी बेकार जिंदगी जीनी पड़े। मेरे पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं है जो कि मेरा फ्यूचर ब्राइट कर सके, और मैं एक सिंपल मीडियोकर लाइफ जीता हूं। इससे पहले कि वो अपने रामेन का फर्स्ट स्लर्प लेता, वो अपने सामने कुछ देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बड़ा सा सिस्टम अपीयर होता है जिस पर लिखा था बोंग जुह्योक हैज अवेकन्ड। लेकिन इस चक्कर में उसे ख्याल नहीं था कि रामेन अभी कुछ ज्यादा ही गर्म है। फिर वो शांत होके अपने सामने के सिस्टम विंडो को देखते हुए बड़बड़ाता है, क्या अवेकनिंग? मैं अवेकन हो गया? फिर वो हमें अवेकनिंग के बारे में बताता है। अवेकनिंग, जिसे कुछ लोग ब्लेसिंग बोलते हैं और कुछ लोग इसे एक चांस बोलते हैं जो तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये किसी करोड़ की लॉटरी जीतने से भी ज्यादा लकी माना जाता है। लेकिन ट्विस्ट है ये कि तुम ये सब चीजें तभी एंजॉय कर सकते हो जब तुम जिंदा होगे, क्योंकि अवेकनर्स को डेंजरस टावर्स में जाना होता है, जहां से बच के आना कोई आसान बात नहीं है। अगर मैं टावर्स में जाऊंगा तो हो सकता है कोई मॉन्स्टर मुझे बीच से फाड़ दे, या फिर मैं एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में फ्रीज या मेल्ट होके ही मर जाऊं। अगर इससे भी नहीं मरा तो शायद किसी पॉइजन से मर जाऊंगा। लेकिन अगर इन सबसे बच भी गया तो हो सकता है मैं किसी ट्रैप में फंस के ही मर जाऊं। और अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो टावर में जाना मतलब कि कुत्ते की मौत मरना। फिर वो अपने पास्ट का एक इंसिडेंट बताता है, जहां कहीं भी वो इनजस्टिस देखता है तो वो उसे अनदेखा कर देता है, ताकि वो डेंजरस सिचुएशंस को किसी भी कीमत पे अवॉइड कर सके। और बचपन से ही ऐसा करके वो अब 25 साल का हो चुका है। बैक टू द प्रेजेंट, बोंग सोचता है, क्या मैं सच में अवेकन हो चुका हूं या फिर थकावट से मुझे इल्यूजन्स आ रहे हैं? अपनी अवेकनिंग को कंफर्म करने के लिए वो अपना हाथ आगे करके जोर से चिल्लाता है, स्टेटस विंडो। तभी उसका स्टेटस अपीयर होता है, जहां उसका लेवल 1 है और उसका ट्रेट समनर है। वो रैंडम या टारगेटेड समन्स कर सकता है। डेली टावर एंट्री और टावर इन्वेंट्री उसके कॉमन स्किल्स हैं। वो अपने हाथ को सिस्टम विंडो के आर पार करके चेक करता है, कहीं वो सपने में तो नहीं है। जिसके बाद वो हमें ट्रेड्स के बारे में बताता है। उसकी दुनिया में डिफरेंट टाइप्स के ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि स्वॉर्ड्समैन, स्पीयरमैन, शील्ड आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स, हीलिंग, समनिंग और भी बहुत सारे। उनमें से सिर्फ समनिंग ही एक ऐसा ट्रेट है जिसमें स्पिरिट्स और फैंटम बीस्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही कुछ गोलम और डिमोनिक बीस्ट भी इसमें समन हो सकते हैं, और इस एबिलिटी को समन्स को कमांड देने के लिए ही जाना जाता है। फिर वो सीरियस होकर सोचता है, मुझे जरा भी आइडिया नहीं है कि मैं किस टाइप का समनर हो सकता हूं। ठीक है, चलो फिर अपने स्किल का इस्तेमाल करने का टाइम आ गया। बोल के वो अपना हाथ आगे करके कुछ समन करने की कोशिश करता है। तभी वो रुक जाता है और रियलाइज करता है कि उसे पता ही नहीं है कि उसे क्या समन करना है। फिर बोंग सोचता है, क्या मुझे रैंडमली समन करना चाहिए? जिसके बाद वो शर्माते हुए बोलता है, मुझे नहीं लगता कि ये बाहर काम करेगा। शायद समनिंग के लिए मुझे टावर्स में जाना होगा, क्योंकि मैंने सुना है प्लेयर्स की एबिलिटी सिर्फ ट्रायल्स के अंदर ही काम करती है और उसके बाहर कोई भी इसे मैनिफेस्ट नहीं कर सकता है। लोग सिर्फ सिस्टम में अपने स्टेटस विंडो को ही देख सकते हैं, और टावर्स के बाहर एक प्लेयर और एक ऑर्डिनरी सिटीजन में कुछ खास वन डिफरेंस नहीं होता है। फिर बोंग अपने पास में पड़े कंप्यूटर को देखते हुए सोचता है, मैं सच में इडियट हूं। शायद मुझे अपने अवेकनिंग के बारे में इंटरनेट पे कुछ पता चल सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि टावर्स के बाहर भी कोई स्किल एक्टिवेट हो सकता है। तभी फिर से सिस्टम अपीयर होता है जिस पे लिखा था रैंडम समन स्टार्ट किया जा रहा है।
जो देखने के बाद बोंग पूरा ब्लैंक हो जाता है और वो इस चीज को समझ नहीं पा रहा था कि टावर के बाहर वो अपना स्किल कैसे एक्टिवेट कर पा रहा है। देखते ही देखते उसके दरवाजे के पास में समनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था और वहां जल्द ही कोई समन आने वाला था, जिसके थोड़े ही देर में उस समनिंग सर्कल से एक इंसान निकलता है जिसके पास से काम ऑरा रिलीज हो रहा था। बोंग घबराते हुए बोलता है, ये क्या हो रहा है? ये तो इंसान है, भला समनिंग से एक इंसान कैसे आ सकता है? वो समन बोलता है, यस मास्टर, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं एक इंसान ही हूं। बोंग आगे सोचता है, ये तो इम्पॉसिबल है, मैंने टावर के बाहर सक्सेसफुली समन कर लिया और ये किसी नॉर्मल समन यानी कि गोलम या स्पिरिट नहीं है, बल्कि एक इंसान है। तभी वो समन पर्सन अपने पास किसी चीज को स्मेल करने लगता है, मानो जैसे वो उस स्मेल को पहले से जानता हो। फिर वो एक्साइटेड होके बोलता है, ये तो रामेन है मास्टर, क्या मैं भी एक बाइट ले सकता हूं? तो बोंग भी उसे परमिशन दे देता है, जिसके बाद समन एक्साइटमेंट में अपना मील एंजॉय करने लगता है और बोंग पीछे खड़ा सोचता है, मुझे लगता है मैंने किसी भूखे नंगे को समन कर दिया है, जिसे खाते देख के लगता है कि ये 100 सालों से भूखा हो। समन अपना रामेन एंजॉय करते हुए बोलता है, ये टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, लगता है उन्होंने न्यू स्पाइसी फ्लेवर रिलीज किया है। और पीछे से बोंग इरिटेट होके सोचता है, ये सिर्फ एक निवाला मांगने वाला लालची है। खैर, ये काफी स्ट्रेंज बात है, आखिर ये टावर के बाहर कैसे समन हुआ? और क्या समनिंग में कोई ह्यूमन भी समन होता है? मैंने तो कभी नहीं सुना। जिसके बाद बोंग फिर से स्टेटस विंडो बुलाता है जिस पे लिखा था, समनिंग में ह्यूमंस या डेमी ह्यूमंस को भी समन कर सकते हैं, जिसका रेंज है आर ग्रेड मतलब रेयर, SR ग्रेड मतलब सुपर रेयर, SSR ग्रेड मतलब कि स्पेशल सुपर रेयर, और उससे भी ऊपर है LSSR ग्रेड यानी कि लेजेंड स्पेशल सुपर रेयर। और किसी भी सिचुएशन में समनर और समन्ड के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल है। बोंग बोलता है, ये तो ऐसा है जैसे कि मैं किसी गेम कैरेक्टर चूज कर रहा हूं। सिस्टम बताता है, समन्ड 3 आदेशों से बंधा हुआ है। तो बोंग सोचता है, आखिर क्या होंगे वो 3 आदेश, मुझे जल्दी दिखाओ। उन 3 आदेशों में से पहला था, समन्ड को किसी भी हालत में अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करना होगा। दूसरा था, चाहे कुछ भी हो जाए, समन्ड को अपने मास्टर की सभी बातों का मानना होगा। और तीसरा था, और अगर कभी इन दोनों आदेशों में से किसी एक को चुनना होगा तो समन्ड पहले आदेश को प्रेफरेंस देगा। बोंग अपने समन को देख के सोचता है, एब्सोल्यूट ओबीडियंस, मैं तो ये सोच रहा हूं कि मेरा समन आखिर है कौन? तो सिस्टम बताता है, ये समन क्रूअल गिल्ड का खतरनाक असैसिन है जिसका नाम है जॉन कॉसेक, और ये इसका ग्रेड है सुपर रेयर। साथ ही उसका टाइप है ह्यूमन असैसिन और मैनिफेस्टेशन टाइम है सिर्फ 6 घंटे का, यानी कि 6 घंटे बाद ये समन डिसिपर हो जाएगा। अभी के लिए सेटिस्फैक्शन रेटिंग 0 है और कूल डाउन है 3 घंटे का। सिस्टम आगे बताता है, जॉन कॉसेक क्रूएल गिल्ड के लिए बड़ा सिर दर्द था, जो कि एक कंप्लीट लूनैटिक था। हालांकि इसका सक्सेस रेट 99% था। साथ ही इसने एक 5th सर्कल के डार्क मेज तक को असैसिनेट कर रखा है, जिसके बाद बोंग को सडनली बहुत ज्यादा हेडेक होने लगा था इतने सारे इंफॉर्मेशन को देखने की वजह से। तभी उसे स्ट्रेंज और इंटेंस प्रेशर फील होता है और इस बीच वो असैसिन जॉन कॉसेक के बारे में और देखने वाला था। जब वो अपने सामने देखता है तो वहां से एक पर्सन फुल स्पीड में बोंग को ही मारने आ रहा था, जिससे बोंग डर जाता है। लेकिन वो पर्सन जो कि जॉन कॉसेक था वो बोंग को नोटिस तक नहीं करता, क्योंकि बोंग अभी उसके मेमोरीज में प्रेजेंट है। बोंग अपने पीछे देखता है जहां पे कॉसेक अकेले ही 3 से फाइट करने के लिए जा रहा था। कॉसेक जाते ही अपने सामने वाले पर्सन को सिर्फ एक हिट में ही उसका सिर धड़ से अलग कर देता है, और जो बाकी बचे हुए 2 लोग थे उन्हें भी इजीली मार के उनका भी सिर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन कॉसेक इतने पे ही नहीं रुकता है, वो उन तीनों के कटे हुए सिर को गिफ्ट रैप कर देता है, जो देख के बोंग डर से कांपने लगता है और डरते हुए बोलता है, शायद इसीलिए सिस्टम ने इसे इंसेन बोला था। ये एक साइकोपैथ असैसिन है जिसने उन्हें मारने के बाद उन्हें गिफ्ट रैप कर दिया है जैसे वो किसी को देने वाला हो। जिसके बाद एक रात का सीन दिखाते हैं जब कॉसेक के एक सिंगल फेलियर की वजह से ही वो मारा गया था। उस रात भी वो अपने मिशन पे गया था किसी पर्सन को असैसिनेट करने के लिए, जैसे वो पहले जाता था। वो अपने सामने सो रहे पर्सन पे अपने डैगर से खत्म करने वाला था। तभी उसको अपने पीछे में कुछ नोटिस होता है, और इससे पहले कि कॉसेक उससे बचे, उसने कॉसेक के बॉडी को 2 पीसेज में कट कर दिया था, क्योंकि वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था, बल्कि तब के एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड मास्टर था। बैक टू द रियलिटी, कॉसेक बोंग के पीछे आके क्रीपी वे में बोलता है, क्या हुआ मास्टर, आप क्या सोच रहे हो?
जिससे बोंग डर से कांपते हुए पीछे जाके गिरता है। और कॉसेक आगे बोलता है, सॉरी मास्टर, मैं तो सिर्फ पूछने आया था कि आपके पास मेरे लिए कुछ ऑर्डर्स हैं या नहीं। लेकिन बोंग तो इतना ज्यादा डर चुका था कि मानो उसका दिल बाहर आ जाएगा। वो सोचता है, मुझे डरना नहीं चाहिए। इंस्ट्रक्शंस में साफ लिखा था कि समन तुम्हारे सभी कमांड्स को मानेगा, इसलिए मुझे अब कुछ कमांड्स देना होगा। जिसके बाद बोंग नॉन स्टॉप कमांड्स देता है। जाओ, पहले जाकर रामेन पॉट साफ करो, फिर टेबल साफ करो, फिर बाकी बर्तन को भी साफ करो। और कॉसेक बिना हेजिटेशन के उसके सभी कमांड्स को कंप्लीट करता है, जिसको देखते हुए बोंग सोचता है, ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है। साथ ही इसने एक बार भी कंप्लेंट नहीं किया। ये तो सच में किसी ओबीडियंट डॉगी के जैसे मेरी सभी बातों को मान रहा है। लेकिन क्या ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है? फिर बोंग उससे पूछता है, क्या तुम मेरे सभी ऑर्डर्स को मानोगे? तो कॉसेक रिप्लाई करता है, यस मास्टर, मैं समनर के सभी ऑर्डर्स को फॉलो करता हूं, वो भी अनकंडीशनली। बोंग आगे बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए भौंको, बिल्कुल किसी डॉग के जैसे भौंको। जो सुनने के बाद तो कॉसेक का एक्सप्रेशन पूरा चेंज हो जाता है और माहौल भी इंटेंस हो चुका था। कॉसेक बिल्कुल शांत था, मानो जैसे वो अगले ही पल बोंग का सर काट के गिफ्ट रैप कर देगा। और बोंग सोचता है, क्या मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है? क्या होगा अगर उसने मुझे भी मार दिया तो? वैसे भी वो अपने टाइम का बेस्ट असैसिन था। लेकिन तभी कॉसेक बिल्कुल किसी डॉगी के जैसे ही भौंकने लगता है। साथ ही वो डॉगी के जैसे इधर उधर मूव भी कर रहा था, जो देखने के बाद बोंग स्पीचलेस रह जाता है और सोचता है, हाँ मैं मान गया, यही है एब्सोल्यूट ओबीडियंस। इससे पहले कि बोंग आगे कुछ बात करता, तभी कोई उसके दरवाजे पे आके जोर जोर से नॉक करने लगते हैं। वो लोग बोंग को जल्दी से दरवाजा खोलने को बोल रहे थे और उनकी आवाज सुन के बोंग बहुत घबरा चुका था। वो मन ही मन सोचता है, शिट, मैं तो भूल ही गया था, आज तो मुझे अपने उद्धार का इंटरेस्ट पे करना था, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। जिसके बाद वो कॉसेक को अपने पास बुलाता है और फिर बोंग इसके बारे में बताता है, मैंने उन लोगों से 10 मिलियन वॉन उधार लिए थे, क्योंकि मुझे किसी बैंक से हेल्प नहीं मिल रहा था तो मैंने लोन शार्क्स से ही पैसे लिए। मेरे पापा फिसल के गिर गए थे, जिससे उनका कमर फ्रैक्चर हो गया और इसीलिए मुझे उनकी सर्जरी के लिए इमरजेंसी मनी चाहिए था। और साथ ही मुझे अपने छोटे भाई का कॉलेज फी भी भरना था। मैंने तो सोचा था मैं इनके पैसे जल्द ही वापस कर दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने 5 मिलियन वोन्स दे दिया, जो कि सिर्फ इंटरेस्ट था, और अभी प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि 10 मिलियन वोन्स देना बाकी है। बैक टू द प्रेजेंट। बोंग सोचता है, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी लोन लेके, लेकिन मैं आखिर कर ही क्या सकता था? मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। वो लोग एक्टिंग करते हुए बोलते हैं, बोंग जल्दी से दरवाजा खोल दो, हम बस तुम्हें देखने आए हैं, क्या तुम ठीक हो? तो बोंग जल्दी से कॉसेक को बुलाता है, लेकिन कॉसेक तो उन सभी लोगों का सर काट के गिफ्ट रैप करने के लिए तैयार बैठा था। फिर बोंग बताता है, नहीं नहीं रुक जाओ, तुम तो सच में एक डिजास्टर हो। तो बोंग उसे बाथरूम में ले जाते हुए बोलता है, जाओ और बाथरूम में छिप जाओ और जरा भी आवाज मत करना, बिल्कुल चुप रहना। कॉसेक बोलता है, ठीक है मास्टर, पर क्या मैं सांस ले सकता हूं या फिर वो भी रोकना पड़ेगा? जिसके बाद बोंग जाके दरवाजा खोल देता है और वो लोन शार्क आते ही बोंग का गला पकड़ लेता है। वो बंदा आगे बोलता है, तुम तो बहुत हेल्थी लग रहे हो, जब तुमने आज इंटरेस्ट के पैसे नहीं दिए तो मुझे लगा शायद तुम बीमार पड़ चुके हो। तो बोंग माफी मांगता है और बोलता है कि उसने अभी पैसे भेज दिए हैं। फिर वो बॉस डराते हुए बोलता है, अगर ये तुम्हारे लिए इतना टफ है तो खुद को फोर्स मत करो। अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी है तो तुम अपने ऑर्गन सेल करके मेरे पैसे वापस कर सकते हो। तुम्हारी सिर्फ एक किडनी से तुम्हारी जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी। पीछे से उसका लैकी बोलता है, बॉस इसके पास तो एक छोटा भाई भी है ना? तो बॉस बोलता है, हाँ तुम्हारा भाई भी काम करता है ना? वैसे भी यंग लोगों के ऑर्गन्स के ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन बोंग कुछ नहीं बोलता और ऐसे ही इन लोगों की बातें सुन के चुप रह जाता है। बॉस आगे बोलता है, आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझे मारने की सोच रहे हो। चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? फिर बोंग हंसने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, नहीं बॉस, ऐसा कभी नहीं हो सकता, भला मैं आपको मारने की कैसे सोच सकता हूं? जिसके बाद वो लोग यहां से चले जाते हैं और जाते हुए बोलते हैं, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ऐसे ही टाइम पे इंटरेस्ट पे करना मत भूलना। तभी कॉसेक भी बाथरूम से बाहर आ जाता है, जिसको देख के बोंग बोलता है, अच्छा हुआ तुमने कुछ बोला नहीं और छिपे रहे। तो कॉसेक बोलता है, यस मास्टर, ये तो आपका ही ऑर्डर था। जिसके बाद बोंग सोचता है,
मैं तो ये सबसे थक चुका हूं। पहले डबल शिफ्ट किया, फिर अवेकनिंग और फिर एक ह्यूमन समन, और अब तो लोन शार्क्स भी आ गए। मेरे ऊपर उधार बढ़ते ही जाएगा। क्या मुझे उसके लिए टावर क्लाइंबिंग करना चाहिए? लेकिन वहां तो बहुत ज्यादा डेंजरस मॉन्स्टर्स होते हैं। माना कि टावर चढ़ने से मुझे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे किसी डरपोक के लिए टावर में सरवाइव करना असंभव है। तभी कॉसैक आके पूछता है, मास्टर, क्या आपके पास मेरे लिए कुछ और कमांड्स हैं? तो बॉन्ग बोलता है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन क्या तुम कुछ करना चाहते हो? और अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो बता दो। तो कॉसैक एक्साइटेड होके बोलता है, नहीं नहीं, मुझे अभी वापस नहीं जाना है। अगर आपके कोई कमांड नहीं है तो क्या तब तक मैं टीवी देख सकता हूं? क्योंकि मैंने बहुत सालों से टीवी नहीं देखा है। तो बॉन्ग उसको परमिशन दे देता है और मन ही मन सोचता है, मुझे तो लगा भी नहीं था कि इसको टीवी और रामेन के बारे में कुछ पता नहीं होगा। खैर छोड़ो। जिसके बाद कॉसैक बिल्कुल ध्यान से टीवी देखने लगता है और बॉन्ग सोने की कोशिश कर रहा था। बॉन्ग कॉसैक को देखते हुए सोचता है, हालांकि ये एक समन है, लेकिन इसका पास होना उतना भी बुरा नहीं है, और सच बताऊं तो इसके पास होने से ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है। वैसे भी इसके आने से पहले तक पूरे दिन अकेले ही काम करता था और मुझे तो लगा था मैं ऐसे ही काम करते करते ही मर जाऊंगा, लेकिन इसके पास होने से मेरे काम में कुछ हेल्प हो जाती है और हो सकता है ये आगे भी मेरे कुछ काम आ जाए। जिसके बाद फिर बॉन्ग सो जाता है। 2000 years later. एग्जैक्टली 8 बजे अलार्म से वो सुबह सुबह उठता है और उठने के साथ वो अपने आसपास देखता है और कॉसैक को बुलाते हुए बोलता है, क्या वो रिलीज हो गया? वैसे भी 6 घंटे हो गए थे, तो शायद वो चला गया होगा। और वो याद करता है कि उसने अपने सपने में सिस्टम में देखा था जब कॉसैक रिलीज हुआ था। फिर बॉन्ग उठते हुए बोलता है, खैर छोड़ो, अब मुझे फिर से काम पे जाने के लिए रेडी होना होगा। और दूसरी तरफ न्यूज में बता रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज, आज सुबह ही स्टूडियो डिस्ट्रिक्ट सोल में, जहां पे लोन शार्क्स स्माइल कैश का इलीगल ऑफिस था, वहां पे बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है। बॉन्ग सोचता है, क्या स्माइल कैश? ये तो वही लोग हैं जो कल मेरे घर इंटरेस्ट मांगने आए थे। न्यूज में आगे बोलता है, वहां पे 3 लोगों की डेड बॉडीज मिली हैं, वो भी बिना सर के। जो सुनने के बाद बॉन्ग के हाथ से उसका ब्रश नीचे गिर जाता है। एंकर बोलता है, और यहां पे शॉकिंग बात है ये कि उन तीनों के सर कुछ दूर पे मिले हैं और क्रिमिनल ने उनके सर को एक रेड रिबन से रैप कर दिया था। इतना कुछ सुनने के बाद बॉन्ग को वही सीन याद आता है जब वो कॉसैक की मेमोरीज में गया था, क्योंकि कॉसैक ही अपने विक्टिम्स को मार के उनके सर गिफ्ट रैप करता है। बॉन्ग समझ चुका था कि इन लोगों के मर्डर के पीछे पक्का कॉसैक का ही हाथ है। फिर बॉन्ग पैनिक करते हुए बोलता है, अजी घंटा का कंफर्ट, मैंने तो एक साइकोपैथ मर्डरर को समन कर लिया है, अब मेरा क्या होगा? न्यूज में दिखा रहे थे 14 फरवरी को स्माइल कैश में उन 3 ब्रूटल मर्डर के बारे में, जहां कॉसैक ने उस बॉस के फिंगर्स को तोड़ दिया था, क्योंकि उसने इसी हाथ से बॉन्ग का गला पकड़ा था और उसे धमकाया था। साथ ही बॉस और उसके चमचों के कटे हुए सार को दिखाते हैं। बॉन्ग ये सब देखकर परेशान होते हुए बोलता है, खुद गए गुरु, कॉसैक ने तो मुझे फंसा दिया। अभी बॉन्ग अपने पार्ट टाइम जॉब पे था, तभी एक कस्टमर उसके सामने एक प्रोडक्ट लाता है जिसको गिफ्ट रैप किया था, और वो पर्सन जिसका सर कटा हुआ था, वो बोलता है, क्या तुम मेरे लिए इसे कैलकुलेट कर सकते हो? जो देखने के बाद बॉन्ग डर के कांपने लगता है। उसके सामने और भी 4 कटे हुए सर रखे हुए थे और ये बिना सर का पर्सन उससे बोलता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम जल्दी से इसका बिल बना सकते हो? लेकिन बॉन्ग ये सब देखने के बाद बुरी तरह से घबरा जाता है, जिससे वो पीछे रखे आइटम से टकरा जाता है। लेकिन ये सब उसका इमेजिनेशन था, क्योंकि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी जो उससे बोलती है, क्या तुम ठीक हो? तुम इतना डर क्यों रहे हो? फिर बॉन्ग माफी मांगता है और जल्दी से उसका पेमेंट कंप्लीट करता है। जिसके कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहां बॉन्ग जाते हुए सोचता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अभी जॉब कर पाऊंगा, इसलिए मैं 1-2 दिन के लिए ब्रेक लेने वाला हूं। बॉन्ग अभी बहुत ज्यादा डिप्रेस था, क्योंकि उसे लग रहा था वो तीनों लोग उसकी वजह से मारे गए। जिसके बाद रात का सीन दिखाते हैं, जहां बॉन्ग अपने रूम पे आ चुका था। वो अभी कॉसैक का स्टेटस विंडो देखते हुए बोलता है, वो बंदा सच में एक साइकोपैथ असैसिन था। माना कि वो मुझे कुछ नहीं करेगा क्योंकि मैं उसका समनर हूं, लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा स्केरी है। फिर वो अपना हाथ आगे करके कॉसैक को फिर से समन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है, जिसको देखकर बॉन्ग हैरान हो जाता है, क्योंकि उस सिस्टम में लिखा था
डेजिग्नेटेड समन करने से पहले आपको जॉन कॉसेक को सेटिस्फैक्शन रेटिंग देना होगा। इन स्टार्स पे क्लिक करके उसे अपने अकॉर्डिंग रेट करिए। तो बॉन्ग को याद आता है, अच्छा, इसीलिए कैटलॉग में भी सेटिस्फैक्शन रेटिंग का मेंशन था। फिर बोंग अपना मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोलता है, मैंने उस गधे को टीवी देखने बोला था, फिर भी उसने बिना ऑर्डर्स के ही 3 लोगों का मर्डर कर दिया, जिसके लिए मैं सिर्फ 1 स्टार दूंगा। लेकिन स्टार देने के आखिरी टाइम पे ही वो रुक जाता है क्योंकि उसे ये चीज सही नहीं लग रही थी और बोंग कॉसेक को 1 स्टार ना देकर 3 स्टार देता है। सिस्टम भी इस चीज को कंफर्म करता है कि बोंग ने कॉसेक को 3 स्टार का सेटिस्फैक्शन रेटिंग दिया है। फिर बोंग बताता है, जब उसकी मां रेंटल वाटर प्यूरिफायर कोऑर्डिनेटर का जॉब करती थी तो जब उन्हें लो रेटिंग्स मिलती थी तब उन्हें भी बुरा लगता था। इसलिए भले ही मुझे कॉसेक से कितनी भी कंप्लेंट्स हो, मैं उसे सिर्फ 1 स्टार नहीं दे सकता, क्योंकि 1 स्टार देना बेटा मेल्स का काम होता है। तभी सिस्टम कंफर्म करके बताता है, जॉन कॉसेक समन हो चुका है और कॉसेक आते ही बोंग को सैल्यूट करके बोलता है, मास्टर, आपको फिर से देख के खुशी हुई। फिर वो एक्साइटेड होकर बोलता है, मुझे 3 स्टार देने के लिए आपका थैंक्स, मैं आगे से और मेहनत करूंगा। लेकिन बोंग सोचता है, ये तो बहुत ज्यादा इनोसेंट है, इसे देखने से नहीं लगता कि इसने 3 लोगों का मर्डर किया होगा। बोंग हेजिटेट करते हुए पूछता है, कल जो लोग मेरे घर पे आए थे, क्या उन लोगों को तुमने मारा है? तो कॉसेक कंफर्म करके बोलता है, यस मास्टर, मैंने ही उनको मारा था, वो भी अनसमन्ड होने से जस्ट पहले। और बोंग उसे इतना कैजुअली बोलते देखकर डिप्रेस्ड हो जाता है। बोंग मन ही मन सोचता है, मुझे लगा ही था कॉसेक ने उनका मर्डर किया है और इसका मतलब है अभी मैं किसी मर्डरर के सामने खड़ा हूं। अचानक मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है, लेकिन मुझे शांत रहना चाहिए क्योंकि कॉसेक मुझे हार्म नहीं करेगा। बोंग उससे पूछता है, आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि उनका ऑफिस कहां है? तो कॉसेक बताता है, मैंने उनके ऊपर मार्क ऑफ परस्यूट लगा दिया था, जिससे मुझे उन सबका लोकेशन पता चल रहा था। बोंग सोचता है, मार्क ऑफ परस्यूट, ये क्या है? क्या ये कोई स्किल है? फिर वो पूछता है, लेकिन तुमने उनका मर्डर क्यों किया? तो कॉसेक बोलता है, क्योंकि वो लोग आपके लिए खतरा हो सकते थे, इसलिए कुछ होने से पहले ही मैंने उन्हें खत्म कर दिया। बोंग बोलता है, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं बोला था। फिर कॉसेक याद दिलाता है, समन लॉ के आर्टिकल 3 में ऐसा लिखा हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें खत्म कर दिया। जो सुनने के बाद बोंग बिल्कुल शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाता है। कॉसेक आगे बोलता है, देखिए मास्टर, फर्स्ट रूल में ही लिखा है समनर की लाइफ को टॉप प्रायोरिटी देना है। इसका मतलब है अगर समनर किसी डेंजरस सिचुएशन में है तो इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो बोंग पूछता है, अगर मैं तुम्हें ऑर्डर दूं कि तुम मुझे मार दो तो क्या तुम इसे डिसोबे करोगे? जिस पर कॉसेक नहीं में आंसर करता है। फिर बोंग बोलता है, तो इसका मतलब है तुम मेरा भी सार काट के गिफ्ट रैप कर दोगे? तो कॉसेक भी अग्री करता है। बोंग आगे बोलता है, लेकिन वो लोग कोई एक्चुअल थ्रेट नहीं थे, तो क्या ये तुम्हारा खुद का फैसला नहीं था? तो कॉसेक बोलता है, हाँ ये सच है, लेकिन आर्टिकल 3 के बहुत से मतलब हो सकते हैं। कॉसेक आगे बताता है, मेरी नजर में वो बास्टर्ड्स आगे चल के आपके लिए खतरा बन सकते थे, इसलिए मुझे ऐसा रीजनेबल जजमेंट लेना पड़ा। लेकिन बोंग गुस्सा करते हुए बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है, तुम एक पागल साइको हो। फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने ज्यादा ही गुस्सा कर दिया है, इसलिए वो कॉसेक से माफी मांगता है। तो कॉसेक उससे बोलता है, नहीं नहीं, आप माफी मत मांगो, मुझे ऐसे वर्ड सुनने की आदत हो गई है। बोंग डरते हुए सोचता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। मान लो मैं कॉसेक के साथ किसी क्राउडेड एरिया में जा रहा हूं और गलती से मैं किसी बंदे से टकरा गया और उस बंदे ने पलट के मुझसे बोला, साले तू अंधा है क्या? देख के चल वरना मैं तेरी आंखें निकाल लूंगा। और भले ही वो पर्सन मुझे मारना नहीं चाहता हो, लेकिन कॉसेक उसे एक थ्रेट समझ के उसको भी मार के गिफ्ट रैप कर सकता है। बोंग पैनिक करते हुए बोलता है, अगर ऐसा कुछ हुआ तब तो मेरे लिए बाहर जाना तक मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कॉसेक को समझ नहीं आता कि मास्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फिर भी कॉसेक अपने घुटनों पे आकर बोलता है, मास्टर मुझे लगता है मैं गलत था, इसलिए मुझे माफ कर दो। बोंग उसे समझाता है, देखो तुम मेरे लिए किसी का मर्डर मत करना वरना मैं फंस जाऊंगा। लेकिन कॉसेक बोलता है, डोंट वरी मास्टर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फिर बोंग बोलता है, नहीं मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा दोबारा मत करना। तो कॉसेक हेजिटेट करके बोला, लेकिन मैं इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं। फिर बोंग गुस्सा करके बोला, मुझे प्रॉमिस करो, जब तक मुझे कोई डायरेक्ट थ्रेट ना हो तब तक तुम बिना मतलब किसी का भी मर्डर नहीं करोगे। कॉसेक अग्री करके जोश में बोलता है, यस मास्टर,
पहले मैं सिचुएशन को ध्यान से देखूंगा, उसके बाद ही एक्शन लूंगा। जिसके बाद बोंग राहत की सांस लेता है और बोला, ठीक है, अभी के लिए तुम वापस जा सकते हो। तो कॉसेक उसे रोकते हुए पूछता है, मास्टर, वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या आप टावर्स क्लाइंब करने नहीं जाओगे? जो सुन के बोंग स्पीचलेस हो जाता है। जिसके बाद बोंग मन ही मन बोलता है, हाँ, ये सही बोल रहा है। टावर क्लाइंबिंग एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो मुझ में इतना हिम्मत नहीं है जो मैं टावर क्लाइंबिंग के लिए जा सकूं। मैं बहुत डरपोक हूं और टावर डेंजरस होते हैं, मैं शायद वहां मर भी सकता हूं। फिर बोंग कॉसेक से पूछते हैं, वैसे क्या तुम्हारा कोई और समनर था? मतलब क्या किसी ने तुम्हें मुझसे पहले भी समन किया था? तो कॉसेक बताता है, यस मास्टर, अगर मैं सच बताऊं तो मेरा ओल्ड समन एक स्ट्रांग और ब्रेव पर्सन था। बोंग एक डिसअपॉइंटेड फेस बना के बोलता है, लेकिन मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है जो मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकूं, क्योंकि मैं डरपोक हूं। कॉसेक बोंग को कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोंग उसे बीच में ही रोक देता है और खुद बोलता है, हाँ, मैं जानता हूं कि तुम मुझे एक पैथेटिक कावर्ड समझते हो। लेकिन कॉसेक एक्साइटेड होके बोला, नहीं मास्टर, आप तो बेस्ट समनर हो। जो सुनने के बाद तो बोंग खुद भी हैरान हो जाता है। कॉसेक आगे बोलता है, मास्टर, क्या आपको पता है कि एक समनर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? वो है उसकी सेफ्टी। ब्रेव होना बिल्कुल किसी पॉइजन के जैसा होता है, क्योंकि ब्रेव समन हमेशा खतरे में होता है। उसे खुद नहीं पता वो कब मर सकता है, और अगर आप भी ब्रेव होते तो आप भी मर सकते हो। जिसके बाद मुझे कौन समन करेगा? इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए सारे गंदे काम करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप ऐसे ही सेफ खेलो और एक लंबी जिंदगी जियो, ताकि हम लोग लंबे समय तक साथ रहें। अपने बारे में इतना कुछ सुन के बोंग सरप्राइज्ड रह जाता है। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहां बोंग उठते हुए बताता है, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि मैं बार बार यही सोच रहा था कि मुझे टावर क्लाइंबिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं। वैसे भी मुझे टावर क्लाइंबिंग की क्या जरूरत है, क्योंकि लोन के साथ ही लोन शार्क्स भी खत्म हो चुके हैं। अब तो मेरे ऊपर कोई उधार भी नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं सेफ रहूंगा और ऑर्डिनरी काम करके एक पीसफुल लाइफ स्पेंड करूंगा। वो अभी एक्सरसाइज स्टार्ट ही करने वाला था, तभी उसको किसी का कॉल आता है। ये कॉल उसके पापा का था, जो उसे बता रहे थे कि हॉस्पिटल वाले उन्हें किसी दूसरे और बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात कर रहे थे। साथ ही उसकी मॉम को भी जॉब से निकाल दिया है। जो सुनने के बाद बोंग हैरान रह जाता है। उसके पापा बोंग को अपने पास मिलने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि बोंग बहुत टाइम से अपनी फैमिली से नहीं मिला था, क्योंकि वो डेली 3 पार्ट टाइम जॉब्स करता था। तो वो भी उनसे जल्द मिलने का प्रॉमिस करता है और कॉल कट कर देता है। अगले सीन में बोंग सारे सेफ्टी इक्विपमेंट पहन के टावर क्लाइंबिंग के लिए रेडी हो चुका था, लेकिन अभी भी उसके अंदर का डर नहीं गया था। बोंग बताता है, मैं पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा और वहां चेक करूंगा। अगर मुझे वो डेंजरस लगे तो मैं जल्दी से वहां से भाग के वापस आ जाऊंगा, लेकिन अंदर जाने से पहले मुझे अपने समन को बुलाना चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि उस पागल कॉसेक को बुलाना सही होगा। शायद मुझे किसी और समन को बुलाना चाहिए। हो सकता है न्यू समन कोई LSSR ग्रेड का हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं आसानी से फर्स्ट फ्लोर क्लियर कर पाऊंगा। लेकिन सिस्टम बताता है कि रैंडम समन अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि रैंडम समन पे अभी 28 दिन और 11 घंटे का कूल डाउन लगा है। बोंग सोचता है, ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता था कि इस पे भी कूल डाउन होता है, वो भी पूरे 28 दिन का। जिसके बाद बोंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो कॉसेक को ही वापस समन करता है, और कॉसेक आते ही उसे थैंक्स करता है 5 स्टार्स देने के लिए। बोंग भी कॉसेक का वेलकम करता है और मन ही मन सोचता है, अच्छा हुआ इसे पता नहीं चला कि मैंने इसे पहले किसी और को समन करने का ट्राई किया था, वरना पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोचता। बोंग उसे बताता है, मैंने टावर में जाने का डिसाइड कर लिया है। तो कॉसेक एक्साइटमेंट में बोला, मास्टर, आप तो बहुत ज्यादा ब्रेव हो। नहीं नहीं, मुझे माफ करना, आप ब्रेव नहीं हो और न ही आपको ब्रेव बनने की जरूरत है। बोंग कॉसेक को अपना प्लान बताता है, हम लोग मिशन पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ देखने जा रहे हैं और उसके बाद ही वापस आ जाएंगे। कॉसेक बोंग के सेफ्टी इक्विपमेंट को फेंक के बोलता है, मास्टर, इस कचरे को फेंक दो, क्योंकि इसके बदले में मैं आपका हथियार बनूंगा और आपका पालतू कुत्ता भी बन जाऊंगा। मेरे होते हुए आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उंगली उठाने तक का कष्ट नहीं दूंगा। जिसके बाद सिस्टम पूछता है, क्या आप द ब्लैक कोरियन टावर में जाना चाहोगे? करंट सिर्फ फर्स्ट फ्लोर को ही एक्सेस किया जा सकता है। तो बोंग भी बिना ज्यादा हेजिटेशन के इसे कंफर्म कर लेता है, और कॉसेक तो एक्साइटमेंट में डांस कर रहा था। सिस्टम भी जल्दी से उन्हें कोरियन टावर में टेलीपोर्ट कर देता है।
लेकिन इस बीच बोंग अपना कंट्रोल खो देता है, पर कॉसेक ने उसे पीछे से पकड़ लिया था और उसे घबराने से मना करता है। वो लोग फुल स्पीड में द कोरियन टावर में टेलीपोर्ट हो रहे थे। इतनी स्पीड में जाने की वजह से बोंग तो बेहोश हो चुका था, लेकिन कॉसेक ने उसे पकड़ रखा था ताकि वो पीछे न रह जाए। जिसके कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहां वो लोग सक्सेसफुली कोरियन टावर में पहुंच चुके थे। बोंग अपने सामने देखते हुए बोलता है, तो क्या यही है ब्लैक टावर? पर यह तो एक बंजर जमीन लग रहा है। लेकिन तभी बोंग की हालत खराब होने लगती है क्योंकि उसको मोशन सिकनेस है। जिसके बाद वो अपने मुंह से एलजी टीवी निकालता है और कॉसेक बोलता है, क्या आप ठीक हो? कोई नहीं, अगली बार से आपको इसकी आदत हो जाएगी। दोनों लोग उस बैरियर से बाहर निकल चुके थे। कॉसेक बोलता है, आप मेरे पीछे आना, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। और बोंग भी बिल्कुल केयरफुल था। तभी सिस्टम बताता है, लेवल के अकॉर्डिंग फिजिकल एबिलिटीज इंप्रूव हो चुके हैं और अब कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्बैट स्किल्स को यूज किया जा सकता है। बोंग भी ऐसे सडन पावर बूस्ट से हैरान था क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। बोंग सोचता है, तो क्या ऐसा ही फील होता है एक प्लेयर बनने के बाद? हालांकि मैं लेवल 1 का हूं, फिर भी मैं स्ट्रांग फील कर रहा हूं। सिस्टम मिशन बताता है, इन्हें 5 टफ स्किन फैटी ग्रब्स को डिफीट करना है, वो भी सिर्फ 2 घंटे से पहले। अगर मिशन फेल हुआ तो प्लेयर को मार दिया जाएगा। जब कॉसेक अपने सामने देखता है तो उसे वहां पर बहुत सारे फैटी ग्रब्स दिखते हैं जो कि बिल्कुल किसी स्नेल के जैसे ही धीरे धीरे मूव कर रहे थे। बोंग ने आने से पहले इनके बारे में गूगल पे सर्च किया था क्योंकि इनके यहाँ पे गूगल नहीं चलता, और उसमें बताया था कि इन फैटी ग्रब्स का अटैक पावर बिल्कुल 0 होता है, लेकिन इनकी स्किन बहुत टफ होती है जिससे इन्हें किल करना बिल्कुल भी ईजी नहीं होता। और इस फर्स्ट फ्लोर को प्लेयर के स्किल्स को टेस्ट करने के लिए ही बनाया गया है। बोंग सोचता है, बाकी प्लेयर्स को लगभग 30 मिनट लगते हैं, वो भी सिर्फ एक फैटी ग्रब को मारने में, तो क्या मैं 2 घंटे में 5 को मार पाऊंगा? बोंग फुल डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते हुए बोलता है, तो मैं जा रहा हूं एक फैटी ग्रब को पकड़ने। लेकिन पीछे से कॉसेक बोलता है, अरे मास्टर, आप क्यों जा रहे हो? आपको बिना मतलब ऐसे रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। पर बोंग उसकी बात नहीं सुनता और एक फैटी ग्रब के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तब उसे याद आता है कि उसके पास कोई वेपन ही नहीं है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर कॉसेक से वेपन मांगता है। लेकिन तभी उसके पास वाला कीड़ा मूव करने लगता है और देखते ही देखते वो अपना साइज भी इंक्रीज करके खड़ा हो जाता है, जिसको बोंग ने भी फील कर लिया था। बोंग तो दर्द से बेहोश होने वाला था। उससे पहले ही वो कॉसेक को अपनी हेल्प के लिए बुलाता है और कॉसेक भी तुरंत अग्री करके बोलता है, जी मास्टर, आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है। इसके बाद ही कॉसेक फुल स्पीड में भागते हुए उस कीड़े के पास चला आता है और उस कीड़े को एक नॉर्मल पंच करता है, जिसके प्रेशर से उसका हेड ब्लास्ट हो जाता है। पर कॉसेक इतने पे ही नहीं रुकता और वो बोंग को वहीं रुकने बोलकर बाकी सभी कीड़ों को भी फिनिश करने चला जाता है। जिसके बाद वो अपने हाथ में कुछ वेपन्स को समन करता है जो कि नारुतो के कुनाई जैसे थे। फिर उन सभी कुनाई को कीड़ों की तरफ ही थ्रो कर देता है और हम देखते हैं कॉसेक ने अपना एक भी टारगेट मिस नहीं किया था। जिसके बाद वो बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में मुड़ते हुए बोलता है, ब्लेड एक्सप्लोजन, जिससे वो सभी कुनाई एक एक करके ब्लास्ट हो जाते हैं और कॉसेक फुल स्वैग में चलते हुए आ रहा था। बोंग भी कॉसेक के स्पीड और स्टाइल को देखकर इंप्रेस हो चुका था। तभी एक एक करके बहुत सारे सिस्टम नोटिफिकेशन आते हैं जिनमें लिखा था, आपने सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लोर के मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिससे आपका लेवल अप हो चुका है और आपको 100 ग्राम मैजिक स्टोन मिलेंगे। साथ ही उसे कोरिया के ब्लैक टावर के फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करने पर S++ रैंक अचीवमेंट मिलता है और उसका S++ रिवॉर्ड है एक प्लेटिनम बैज। बोंग खुशी से झूमते हुए बोलता है, हरे! ये तो कुछ ज्यादा ही इजी था। कुछ ही सेकंड्स में कॉसेक ने इसे क्लियर कर दिया। ऐसे तो मैं बहुत जल्द ही करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन तभी हमें नरेटर बताता है, लेकिन बेटा मेल बोंग को अभी तक ये बात नहीं पता थी कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ अकेले बोंग को नहीं मिला है, बल्कि उसके साथ ही पूरे कोरिया के सभी अवेकनर्स को ये वही नोटिफिकेशन मिला है। और इन लोगों के बारे में आगे के चैप्टर्स में पता चलेगा, क्योंकि इन्हें देखने से ही लग रहा है कि ये लोग कोरिया के कुछ बहुत स्ट्रांग और फेमस लोग हैं। आगे लिखा था, अब 2nd फ्लोर को भी चैलेंज किया जा सकता है और अभी के लिए तुम्हें टावर से बाहर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। बोंग टेलीपोर्ट होने के बाद सोचता है, अच्छा तो फ्लोर को क्लियर करते ही हमें इमीडिएटली टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। वो अपना फोन देखते हुए अजीब सा मुंह बनाकर बोलता है, क्या अभी तक सिर्फ 5 मिनट ही हुए थे? हमने तो कुछ ज्यादा ही जल्दी फ्लोर क्लियर कर दिया है। कॉसेक भी बोंग की तारीफ करते हुए बोलता है, समनर बोंग,
फर्स्ट टाइम होते हुए भी आपने सच में बहुत अच्छा किया। फिर बोंग बोलता है, पर मैंने तो कुछ नहीं किया क्योंकि मैं तो सिर्फ एक जगह पर खड़ा था। तो कॉसेक बताता है, हाँ मैं भी तो वही बोल रहा हूं, आपको सिर्फ खड़े ही रहना था क्योंकि बाकी काम मैं कर दूंगा। बोंग बोलता है, वैसे मैं ये चीजें देखकर हैरान हूं क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम किसी मैजिक स्टोन को देखा है। फिर नरेटर हमें बताता है, करंट इंडस्ट्रीज में मैजिक स्टोन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और इसका प्राइस गिरने के बाद भी अभी 100 ग्राम के बदले में हमें 50,000 वोन मिल सकते हैं। इस दुनिया में पहला टावर 20 साल पहले अपीयर हुआ था, जो दुनिया के लगभग सभी कंट्रीज में अपीयर हुए थे, लेकिन ऑर्डिनरी लोग को इसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पता और मैं भी सिर्फ इतना ही जानता हूं। पर यह प्लैटिनम बैच क्या है? मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना था। खैर छोड़ो, मैं 50,000 वोन्स कमा सकता हूं और इसके लिए मुझे सिर्फ 3 मिनट का ही समय लगा था। कॉसेक पीछे से बोलता है, मास्टर तब तक के लिए मैं टीवी देखने जा रहा हूं। जिसके बाद बोंग खाना रेडी करता है और कॉस्के को भी खाने बुलाता है। पर इसके बुलाने से पहले ही कॉसेक ने खाने को स्मेल कर लिया था। फिर वो वहां आकर बोलता है, क्या यह ज्यादा ही स्पाइसी है? क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे मैंने कुछ स्पाइसी स्मेल कर लिया हो। लेकिन बोंग उसे कंसोल करता है, मैंने सिर्फ नॉर्मल फूड ही ऑर्डर किया है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। तो कॉसेक भी मान जाता है और खाने के लिए उसे थैंक्स करता है। और बोंग सोचता है, ये भुक्कड़ तो जरा भी स्पाइसेस को टॉलरेट नहीं कर पाता है। बोंग कॉसेक से उसके बोलने के स्टाइल के बारे में पूछता है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो? तो कॉसेक बताता है, हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने ये अपने प्रीवियस समनर से सीखा था। बोंग सोचता है, ये तो बिल्कुल एक्स बॉयफ्रेंड इन्फ्लुएंस जैसा है। शायद ये अपने एक्स समनर के बहुत क्लोज था। इसके बाद ये दोनों मील एंजॉय करते हुए थोड़ा हंसी मजाक करते हैं और बोंग उसे खाते हुए देखकर सोचता है, ये पर्सन इतना भी डेंजरस नहीं है, पर ये काफी स्ट्रांग है जो मेरे आगे के फ्लोर्स क्लियर करने में काम आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहां सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। इसके साथ ही हम बोंग को देखते हैं जो अपनी वॉल पर अल्फा मेल का डेली रूटीन चिपका रहा था। फिर वो अपने इस रूटीन के बारे में बताता है, दिन में मैं कन्वीनियंस स्टोर पर काम करूंगा और रात में चारकोल ग्रिल रेस्टोरेंट में, लेकिन अब से मैं लेबर वाला काम नहीं करूंगा क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं है और उसके बदले मैं घर आकर कॉसेक के साथ टावर क्लियर करने जाया करूंगा। इसके बाद बोंग कॉसेक को समन करता है तो कॉसेक आते ही पूछता है, आपने मुझे फिर से 5 स्टार रेटिंग दिया, मुझे खुशी है कि आप संतुष्ट हो। तो बोंग बोलता है, अरे भाई मैं तो तुम्हें 10 स्टार भी दे दूं, लेकिन उसका ऑप्शन ही नहीं है। फिर बोंग आगे पूछता है, वैसे क्या संतुष्टि रेटिंग इतना ज्यादा जरूरी है? तुम मुझे भी इसके बारे में बताओ। तो कॉसेक एक्सप्लेन करता है, आपके पास जितना अच्छा रेटिंग होगा उतना ही ज्यादा आपके अपग्रेड होने के चांसेस होते हैं और इससे मैनिफेस्टेशन टाइम, रैंक वगैरह भी इंक्रीज होते हैं। इसके बाद सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाते हैं जिसपे लिखा था, ब्लैक टावर के 2nd फ्लोर पे एंटर किया जा रहा है और कुछ ही देर में बोंग और कॉसेक दोनों ही टेलीपोर्ट होकर 2nd फ्लोर पर आ चुके थे। सिस्टम इस मिशन के बारे में बताता है जहां इस बार इन्हें 10 फैटी ग्रब्स को मारना था, लेकिन इस बार वाले स्लो नहीं बल्कि फास्ट होने वाले हैं और टाइम लिमिट सिर्फ 2 घंटे की है। अगर ये फेल हुआ तो प्लेयर को मार दिया जाएगा। बोंग अपने सामने देखते हुए बोलता है, ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, मुझे नहीं लगता कि इस बार हम लोग इसे जल्दी खत्म कर पाएंगे क्योंकि ये ग्रब्स बहुत फास्ट हैं और रैंडमली मूव कर रहे हैं। बोंग कॉसेक से पूछता है, तुम ही बताओ कि मुझे 2nd फ्लोर पे क्या करना है? तो कॉसेक बोलता है, क्या करना है? कुछ भी करना नहीं है मास्टर, आप सिर्फ मुझे 3 मिनट दो, उतने में ही मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद कॉसेक जाते हुए बोलता है, मास्टर आप वहीं रुको, मैं उनको खत्म करके आया। फिर बोंग उससे पूछता है, अगर तुम जल्दी आ गए तो आज खाने में चिकन बनेगा। कॉसेक चिकन का नाम सुनते ही खुश हो जाता है और अपने ब्लेड्स को चारों तरफ फेंक देता है। एक एक करके सभी ब्लेड्स उन ग्रब्स को हिट करते हैं और इंस्टेंटली ब्लास्ट हो जाते हैं। बोंग सोचता है, ये तो सच में अमेजिंग है, ही सो फास्ट। तभी सिस्टम में लिखा आता है, 2nd फ्लोर सक्सेसफुली क्लियर हो चुका है और रिवॉर्ड्स के तौर पे 200 ग्राम मैजिक स्टोन मिलेंगे। साथ ही उसे इस बार भी S++ रैंक मिलता है इस फ्लोर पे और इसके बदले में उसे एक और प्लेटिनम बैज मिलता है। बोंग सोचता है, S++, वो भी फिर से? क्या S++ रैंक करना इतना इजी है? क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही फास्ट है।
मैं तो पार्ट टाइम जॉब पे जाने से पहले भी वापस आ सकता हूं। और साथ ही थर्ड फ्लोर का भी मिशन आ चुका था, जहां इन्हें 10 आइस कोल्ड फैटी ग्रब्स को डिफीट करना था। पर इस बार बॉन्ग थर्ड फ्लोर पे पूरे स्टाइल में टेलीपोर्ट होता है और कॉसैक भी उसकी तारीफ करते हुए बोलता है, मास्टर, आपने अपना लैंडिंग इंप्रूव कर लिया है। इस मिशन के स्टार्ट होते ही कॉसैक कुछ ही देर में वहां के 10 आइस ग्रब्स को फिनिश कर देता है और सिस्टम बताता है थर्ड फ्लोर भी सक्सेसफुली क्लियर हो चुका है और लेवल अप हो गया। साथ ही 300 ग्राम मैजिक स्टोन्स मिले हैं और फिर से वही S++ रैंक और साथ ही वही बेकार का प्लेटिनम बैज। दोबारा एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें फोर्थ फ्लोर को भी सफलतापूर्वक क्लियर कर दिया गया था, जिसे क्लियर करने के बाद कॉस्केक्स खुश होते हुए एक स्टाइलिश पोज करता है। फिर दोबारा से एक और नोटिफिकेशन आता है जहां फिफ्थ फ्लोर भी क्लियर हो चुका था, जहां बॉन्ग और कॉसैक ने कुछ ही मिनट्स में फिफ्थ फ्लोर तक क्लियर कर दिया था और अभी तक बॉन्ग के पास कुल 5 S++ रैंक के प्लैटिनम बैजेस हो चुके थे और इन 5 प्लैटिनम बैजेस के बदले में बॉन्ग को एक स्पेशल रिवॉर्ड दिया जाएगा। इसे देखते हुए बॉन्ग सोचता है, क्या सच में मुझे स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलेंगे? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। और स्पेशल रिवॉर्ड के तौर पे उसको अवेकनिंग ट्रेट एनहांसमेंट मिलता है, जिसके बाद अब बॉन्ग एक ही समय पे 2 समन्स तक को रख सकता है। बॉन्ग अपना स्टेटस चेक करता है, जहां उसका लेवल अब 6 हो चुका है और समन स्लॉट भी इंक्रीज होके 2 हो चुका है और बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। बॉन्ग चुसा हुआ फेस बना के सोचता है, वाओ, अब तो मेरे पास 2 समन स्लॉट्स हैं। इसका मतलब टावर में अब मैं 2 समन्स को साथ ला सकता हूं। जब कॉसैक अकेले ही 3 मिनट्स में ये फ्लोर क्लियर कर सकता है, तो अगर 2 समन्स होंगे फिर तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा। ये S++ रैंक का फाइनल रिवॉर्ड तो बहुत यूजफुल है। फाइनली ये प्लैटिनम बैजेस मेरे कुछ काम तो आए। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैंने कोई ओलंपिक्स रेस जीत लिया हो और 2 समन्स होने के बाद तो मैं और भी सेफ हो जाऊंगा। लेकिन अभी रैंडम समन का कूलडाउन खत्म होने में अभी और भी 20 दिन बाकी हैं। तब तक के लिए मुझे 20 दिन बीतने का वेट करना होगा और 20 दिन के बाद मेरे दोनों समन्स बैटल करके इजीली S++ रैंक ले लेंगे। वैसे कल मुझे 6th फ्लोर को क्लियर करने भी जाना है, जिसके बाद कोरिया के अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सीन दिखाते हैं, जहां पर कुछ लोग एक गंभीर चर्चा कर रहे थे। यह व्यक्ति सोचता है, आखिर आज ये कब रिंग करेगा, सुबह या शाम या फिर देर रात में। तभी एक लड़की उसके बहुत ज्यादा क्लोज आकर बोलती है, सर, क्या आप अनाउंसमेंट के बारे में सोच रहे हो? जिससे वो बॉस डर जाता है और उस पर गुस्से में चिल्लाता है, क्या तुम पागल हो? मैंने तुम्हें लोगों के इतना क्लोज जाकर उन्हें रीड करने से मना किया था ना। लड़की बोलती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब मैं क्यूरियस होती हूं तो मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाती। वैसे मैं दोनों को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। ये जो पर्सन है वो अवेकनर मैनेजमेंट का टीम लीडर है, जिसका नाम है जियोन ग्वांग, और ये जो लेडी है वो अवेकनर मैनेजमेंट में डेप्यूटी डायरेक्टर है और इसका नाम है ली मिन। टीम लीडर जॉन उससे पूछता है, तो क्या फिर से नया सिस्टम अनाउंसमेंट आया? तो ली बताती है, हाँ, इस बार कोरियन टावर का 6th फ्लोर भी क्लियर हो चुका है और फिर से उसका रैंक S++ है। जिसके बाद वो बताती है, हाल ही में ब्लैक टावर के अनाउंसमेंट लगभग पूरी दुनिया में आ रहे हैं और उन सभी में एक चीज कॉमन होती है, वो सभी S++ रैंक से क्लियर हो रहे हैं। जॉन सोचता है, मुझे पूरा भरोसा है कि इसके पीछे एक ही पर्सन है जिसने एक ही दिन में लगातार 5 फ्लोर्स को क्लियर कर दिया है। बेशक वो पर्सन चाहे जो कोई भी हो, उसके पास एक ओवरवेलमिंग टैलेंट है। मुझे तो लगता है कि वो 7th, 8वीं, 9वीं और 10वीं फ्लोर्स को भी S++ रैंक से ही क्लियर करेगा। तभी एक टकला साइटैमा उनसे बोलता है, तुम दोनों ये चीज ऑलरेडी जानते हो। अभी तक कोरिया का हाईएस्ट रैंक सिर्फ A था और हमें तो बाकी किसी हायर रैंक के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन वो S++ वाला अनाउंसमेंट पूरी दुनिया का ध्यान खींच रहा है। वैसे इस टकले का नाम पार्क जियोंग है, जो कि अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का डायरेक्टर है। वो आगे बोलता है, आज के टाइम पे प्लेयर्स को अपने लालच देकर खरीदना काफी कॉमन हो चुका है और कुछ कंट्रीज तो सीक्रेट ऑपरेशंस भी करते हैं, जिससे वो दूसरे देश के प्लेयर्स को अपने देश में ला सकें। लेकिन इससे पहले कि कोई और देश उसे छीन ले, हमें उस S++ रैंक प्लेयर के बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा। इसलिए तुम लोग सभी न्यूली रजिस्टर्ड प्लेयर्स पे ध्यान रखो। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पूरे 2 दिन बाद, जहां पर कॉसैक बर्तन साफ कर रहा था और बॉन्ग उससे पूछता है, तो क्या आज 8वें फ्लोर को क्लियर कर दें? जिसपे कॉसैक भी एक्साइटेड होकर अग्री करता है।
बोंग उसे देख के सोचता है, बिना किसी प्रॉब्लम्स के अब हम डेली सिर्फ एक फ्लोर क्लियर करते हैं, क्योंकि वैसे भी 10 फ्लोर तक बिगिनर जोन ही माना जाता है। जिसके बाद हमें उसी 8वें फ्लोर का सीन दिखाते हैं, जहां पर बोंग और कॉसेक बिल्कुल केयरफुल होकर आगे बढ़ रहे थे, और सिस्टम इस फ्लोर का मिशन बताता है, जहां इन्हें इस फ्लोर के 10 लाल सींग वाले फ्रॉग वॉरियर्स को डिफीट करना है। तभी हम देखते हैं बहुत सारे फ्रॉग्स एक साथ मिलकर बोंग और कॉसेक को घेर लेते हैं, और अब उनके पास भागने का कोई मौका भी नहीं था, जिसका फायदा उठाते हुए एक फ्रॉग अपनी टंग से उन पर फर्स्ट हिट करने जाता है। लेकिन अपना कॉसेक ऐसा कुछ होने से पहले ही अपने डैगर्स को समन करता है, और कुछ ही मिलीसेकंड्स में ही वहां के सभी फ्रॉग्स को बीच से कट कर देता है। जिसके बाद फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहां सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन इस बार 800 ग्राम मैजिक स्टोन थे, और साथ ही 5 टॉवर एक्सक्लूसिव हीलिंग पोशन भी रिवॉर्ड्स के तौर पे मिलते हैं। फिर वही बेकार सा 8वां फ्लोर का S++ रैंक और वही बवासीर प्लेटिनम बैज। मिशन के कंप्लीट होने के बाद उन्हें रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया जाता है, जहां पर कॉसेक बोंग की तारीफ करके बोला, मास्टर आपने आज बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बोंग इरिटेट होकर बोलता है, अरे लेकिन मैं तो डेली वहां जाकर सिर्फ खड़ा ही रहता हूं। फिर कॉसेक बोलता है, मास्टर यही तो टावर्स का सबसे भारी काम होता है, जिसमें आप एक एक्सपर्ट हो। जिसके बाद बोंग उसे थैंक्स करता है, क्योंकि उसके होने से टावर क्लाइंबिंग बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। लेकिन कॉसेक बोलता है, मास्टर अभी आप अपना गार्ड डाउन मत होने देना, क्योंकि 10th फ्लोर के बाद ये पहले जितना इजी नहीं होगा। तो बोंग सोचता है, कॉसेक ने अभी तक 8 फ्लोर्स को सिर्फ 2 से 3 मिनट्स में ही क्लियर किया है, तो क्या मुझे उसे कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए? फिर वो अपने पर्स से कुछ पेज निकालते हुए बोलता है, तुम्हारे जाने में अभी कुछ टाइम बचा हुआ है, तब तक तुम ये पेज ले जाओ और मौज करो। लेकिन कॉसेक पेज लेने से मना कर देता है और बोला, मास्टर मैं इसे नहीं ले सकता। तो बोंग बोलता है, आखिर क्यों नहीं ले सकते? मैंने इतना ओवर थिंकिंग करने के बाद तुम्हें पेज देने का डिसीजन लिया था। फिर कॉसेक बोला, नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके बदले में मैं घर पे रह के टीवी देखूंगा। बोंग पूछता है, तो क्या आज तुम खाने में चिकन खाओगे? तो कॉसेक चिकन आउटफिट पहन के एक्साइटेड होकर बोला, यस मास्टर, चिकन खा के मजा ही आ जाएगा। फिर कॉसेक खुद ही चिकन ऑर्डर देता है, जिसमें उसने मीठा चिकन ऑर्डर किया था, क्योंकि उसे स्पाइसी पसंद नहीं है। और बोंग सोचता है, चलो फिर अब रिवॉर्ड्स को चेक किया जाए, जहां उसका न्यू रिवॉर्ड था ये एक्सक्लूसिव हीलिंग पोशन। साथ ही वो इतने सारे मैजिक स्टोन्स को देख के सोचता है, मेरे पास 3 किलोग्राम से भी ज्यादा स्टोन्स हो चुके हैं, आखिर मुझे इनका क्या करना चाहिए? अगर मैं इन्हें सेल करूंगा तो मेरे पास 1.8 मिलियन वॉन हो जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है, जहां अब इनका क्लाइंबिंग का डे 10 था, और आज ये लोग 10 फ्लोर को क्लियर करने जाने वाले हैं। बोंग बोलता है, सबसे पहले मैं टावर क्लाइंबिंग पे जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने अल्फा मेल के रूटीन को छोड़ नहीं सकता। उसके बाद पार्ट टाइम जॉब्स पे भी जाना है। लेकिन सच बताऊं तो अब मुझे जॉब छोड़ने का मन कर रहा है। कल हमने 9वीं मंजिल को क्लियर किया था, जहां का मिशन था 10 जंगली मैन ईटिंग फ्लावर्स को डिस्ट्रॉय करना, जो कि बहुत ज्यादा इजी मिशन था। और ऑब्वियसली मुझे उस फ्लोर पे भी S++ रैंक मिला और प्लैटिनम बैज भी। जिसके बाद बोंग कॉसेक की तारीफ करते हुए बोलता है, कॉसेक मेरी जान, तुम अमेजिंग हो। लेकिन यही बंदा अभी 2 चैप्टर्स पहले कॉसेक को गाली दे रहा था 3 लोगों का मर्डर करने के लिए। जिसके बाद वो फिर से कॉसेक को समन करता है, लेकिन उससे पहले उसे फिर से 5 स्टार रेटिंग देता है, जिससे कॉसेक को लगातार टॉप रेटिंग मिलने की वजह से उसका मैनिफेस्टेशन टाइम 1 घंटे से इंक्रीज हो जाता है। जो देखने के बाद बोंग एक्साइटेड होकर बोलता है, यस, कुछ तो फायदा हुआ उसे हर बार 5 स्टार्स देने का। कॉसेक समन होने के बाद खुशी से बताता है, मास्टर मैं आपके साथ 1 और घंटे रह सकता हूं। फिर सिस्टम नोटिफिकेशंस आते हैं, कोरिया के 10th फ्लोर पे एंटर किया जा रहा है। फिजिकल एबिलिटीज भी एनहांस कर दिए गए हैं, ट्रेट और कॉम्बैट स्किल्स भी अब अवेलेबल हैं। कॉसेक और बोंग दोनों उस बैरियर से बाहर जा रहे थे, और बोंग सोचता है, मैं इस फ्लोर पे कुछ अलग फील कर रहा हूं। टावर के अंदर मेरी फिजिकल एबिलिटीज कुछ ज्यादा ही एनहांस हो चुकी हैं। मैं अपने पेट में ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और मिस्टीरियस माना को सेंस कर पा रहा हूं। बोंग खुद को किसी घोड़े के जैसा पावरफुल फील करके बोलता है, अब मैं एक ऐसा घोड़ा बन चुका हूं जिसे कोई भी काबू नहीं कर सकता है। और गाइस, वो सच में ही घोड़ा बन जाता है। फिर वो कॉसेक से बोलता है, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो कॉसेक उसे समझाता है, नहीं मास्टर, अगर आपको एक छोटा सा स्क्रैच भी लग गया तो मैं अपना सर फोड़ लूंगा। आपका इंकरेजमेंट और तारीफ ही काफी है, इसलिए आप बस खड़े रह के देखो। लेकिन बोंग घोड़े जैसा बोलता है,
तुम घबराओ मत, मैं एक वाइल्ड हॉर्स हूं और इस बार मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर फाइट करने वाला हूं। तभी वहां की जमीन कांपने लगती है, जैसे कोई भूकंप आ गया हो। हॉर्स बॉन्ग डरते हुए अपने पीछे देखता है, जहां पे उसे एक बड़ा सा आंख दिखाई देता है। फिर हमें उस मॉन्स्टर की फुल बॉडी दिखाई जाती है, जो कि एक जाइगैंटिक मैंटिस मॉन्स्टर था, जिसके सामने बॉन्ग और कॉसेक चींटी जैसे छोटे लग रहे थे। बॉन्ग डर से कांपते हुए बोलता है, भला कोई अकेला प्लेयर इस 10th फ्लोर के मॉन्स्टर को कैसे मार पाएगा? ये तो इम्पॉसिबल है। फिर बॉन्ग बोलता है, कॉसेक भैया तुम अकेले ही फाइट कर लो, क्योंकि एक कीड़े के सामने 2 इंसानों का फाइट करना सही नहीं होगा। इससे मेरा ह्यूमन प्राइड हर्ट हो जाएगा। कॉसेक पूछता है, लेकिन क्या आप श्योर हो मास्टर? तो बॉन्ग बोलता है, हाँ भाई, मैं एक छोटे से कीड़े से फाइट करके अपने अल्फा प्राइड को डैमेज नहीं करूंगा। और लगता है कि इस मैंटिस को बॉन्ग की बातें समझ आ रही थीं, जिससे अपनी बेइज्जती सुनकर वो गुस्से में आ जाता है। बॉन्ग पीछे से कॉसेक को चीयर करता है, जाओ कॉसेक, तुम ये कर सकते हो, वो सिर्फ एक कीड़ा है। दूसरी तरफ उस मैंटिस ने कॉसेक के ऊपर अपना अटैक रिलीज कर दिया था, लेकिन कॉसेक जरा भी पैनिक नहीं करता और बिल्कुल काम खड़ा रहता है। लास्ट मोमेंट पे ही कॉसेक साइड होकर उसके अटैक को डॉज करता है और उसके ऊपर भागने लगता है। कॉसेक फुल डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ रहा था और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ नजर आ रहा था। और इसके अगले ही पल कॉसेक ने इतने बड़े मैंटिस को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था। फिर सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जहां उसका लेवल अप हो चुका था और साथ ही 1 किलोग्राम मैजिक स्टोन मिलते हैं। और फिर से वही S++ रैंक अचीवमेंट, साथ में वही नल्ला प्लेटिनम बैज। कॉसेक उस मंटिस को खत्म करने के बाद स्टाइल में अपने डैगर्स को उछालते हुए बोलता है, मास्टर मिशन कंप्लीटेड। जिसके बाद 11th फ्लोर को चैलेंज करने का रास्ता खुल चुका था और अभी के लिए इन्हें टावर के बाहर टेलीपोर्ट किया जा रहा है। बॉन्ग अपने मैजिक स्टोन्स को देखते हुए बताता है, अभी तक मेरे पास पूरे 5.5 किलोग्राम मैजिक स्टोन्स हो चुके हैं और एक प्लैटिनम बैज रिवॉर्ड के साथ एक्स्ट्रा 5 प्लैटिनम बैजेस भी हैं। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसमें लिखा होता है कि बॉन्ग ने 10 प्लैटिनम बैजेस कलेक्ट कर लिए हैं, तो उसे एक और रिवॉर्ड मिलने वाला है। बॉन्ग खुश होते हुए बोलता है, हाँ हाँ जल्दी करो, बताओ क्या रिवॉर्ड मिला है, मुझसे और वेट नहीं हो रहा। इस बार के रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक कॉपी स्किल मिलता है, जिससे वो अपने समन के किसी एक स्किल को कॉपी कर सकता है। और अभी कॉसेक के पास ये सभी स्किल्स अवेलेबल हैं, जिनमें से बॉन्ग सिर्फ एक को कॉपी कर सकता है। कॉसेक ने भी इस नोटिफिकेशन को नोटिस कर लिया था, तो वो खुद ही आकर बताता है, मास्टर बॉन्ग, आपको शैडो स्टेप स्किल चूज करनी चाहिए। मुझे लगता है ये स्किल आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। तो बॉन्ग पूछता है, लेकिन ये मेरे लिए कैसे यूजफुल होगा, वो तो बताओ। तो कॉसेक बताता है, मास्टर, इससे भागने में आसानी होती है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मैं इस स्किल से चुप चुप भाग जाता हूं। कॉसेक का ये वहियात रीजन सुन के बॉन्ग का मूड खराब हो जाता है। बॉन्ग उदास होकर सोचता है, एक भागने वाला स्किल, आखिर ये मुझे क्या समझता है? क्या मैं किसी को छोड़ के भागने वाला पर्सन दिखता हूं? लेकिन इसके बावजूद भी बॉन्ग ने शैडो स्टेप स्किल को चूज कर लिया था, जिसे सिस्टम कंफर्म करता है और इसे सिस्टम स्टेटस में भी रजिस्टर कर दिया जाता है। बॉन्ग एक सीरियस फेस बना के सोचता है, वैसे ये स्किल जेन्युइनली मेरे काम आ सकता है, क्योंकि मैंने सुना है लोग कहते हैं फुटवर्क ही लड़ाई की जान है। जिसके बाद बॉन्ग इस स्किल को ट्राई करने लगता है, लेकिन उससे घंटा कुछ नहीं होता और वो सोचता है, क्या ये स्किल टावर के बाहर काम करेगा? थकने के बाद बॉन्ग बोलता है, ये तो काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन अगर सिस्टम मुझे टावर के बाहर समन करने देता है तो ये भी करने देना चाहिए ना। पर कॉसेक बोलता है, मास्टर, आपने जो भी बोला वो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन आपने बोला है तो सही ही बोला होगा। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, जहां बॉन्ग ब्लश करते हुए किसी को कॉल लगा रहा था। सामने वाली लड़की बोलती है, हाँ मैं अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कॉल सेंटर से बोल रही हूं। तो बॉन्ग बोलता है, मुझे बताना है कि मैं अभी अवेकन हो चुका हूं। इतना सुनते ही वो लड़की एक्साइटमेंट में चिल्लाते हुए बोलती है, कंग्रेचुलेशंस प्लेयर, मुझे पता है आप कंफ्यूज्ड हो कि आगे क्या करना है, बट डोंट वरी, आप अपना एड्रेस दे दो, हम आके आपको समझा देंगे। जिसके बाद बॉन्ग उदास होकर बैठ जाता है और ऊपर में लिखा आता है, बेचारा एक आम सिटीजन बॉन्ग ने अपने मैजिक स्टोन्स को सेल करने के लिए कॉल किया था, लेकिन बोल नहीं पाया। फिर भी 25 साल में यह बॉन्ग का बेस्ट डिसीजन था। फिर हम लीमिन को दिखाते हैं, जो अपनी कार की तरफ आगे बढ़ रही थी। वहां पर डायरेक्टर जॉन भी था, जो उससे पूछता है, उस लड़के का क्या हुआ जिसने कल हमें कॉल किया था? तो ली बताती है कि वो लोग नॉर्मल प्लेयर्स ही थे, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मिला,
ली आगे पूछती है, आज भी हमें कुछ प्लेयर्स से मिलने जाना है, तो क्या आप भी साथ चलोगे? तो जॉन भी अग्री करता है और वो आगे बोलता है, अगर उनमें से हमें वो S++ रैंक वाला मिला तो हमें कुछ भी करके उसे अपने टीम में लेना होगा, चाहे उसके लिए हमें एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ भी देना पड़े तो भी चलेगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, जहां बोंग अपने घर के एक एक कोने तक को साफ कर रहा था, जैसे कि आज लड़की वाले उसे देखने आने वाले हैं। तभी प्रशासन वाले आकर पूछते हैं, हम लोग आ गए हैं, क्या कोई घर पे है? तो बोंग उन्हें आवाज देकर थोड़ा रुकने बोलता है, जिसके बाद बोंग उन लोगों का वेलकम करता है और फिर जॉन भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद वो ली की तरफ इशारा करके उसे भी बोंग से इंट्रोड्यूस करता है और बोलता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उससे पूछ लेना। लेकिन बोंग उस लड़की के आने से बहुत नर्वस हो चुका था और वैसे भी अपना नल्ला बोंग एक प्रो मैक्स इंट्रोवर्ट है। तभी वो लड़की भाग के बोंग के बहुत पास चली आती है और इस सीन को देखने से लग रहा था कि अब वो लोग किस करने वाले हैं, इसलिए मैंने नुन्नू बनाना से एक AI जनरेटेड इमेज भी बना दिया था। सॉरी 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 सॉरी। और ली आगे बोलती है, सच सच बताना, वो तुम ही हो ना? तुम ही S++ रैंक प्लेयर हो ना? डेप्यूटी डायरेक्टर ली बोंग के बहुत ज्यादा क्लोज आकर पूछती है, क्या तुम ही S++ रैंक प्लेयर हो? जिससे घबरा के बोंग उससे दूर हो जाता है, लेकिन वो अभी भी शर्मा रहा था। फिर वो मन ही मन सोचता है, आखिर ये क्या है? क्या ये कोई अवेकनर्स आइडेंटिफिकेशन मेथड है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? खैर छोड़ो, अभी के लिए मैं नहीं मानूंगा कि वो S++ रैंक प्लेयर मैं हूं और बिल्कुल नेचुरल एक्ट करूंगा। जिसके बाद बोंग नर्वसनेस में बिल्कुल किसी रोबोट के जैसे बोलता है, मैंने भी उस S++ रैंक प्लेयर के बारे में सुना है, लेकिन मैं वो पर्सन नहीं हूं। ली उसे ध्यान से देखते हुए बोलती है, ये लड़का साफ झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इतनी बेकार एक्टिंग कैसे कर सकता है कोई? तभी जॉन आकर ली को पट से हेडशॉट मारता है और बोलता है, आखिर तुम कब सुधरोगी? मैंने बोला था ना, किसी के क्लोज मत जाना। तो ली माफी मांगती है और आगे से ध्यान रखने का बोलती है। फिर जॉन बोंग से उस लेडी के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है, लेकिन बोंग सोचता है, मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था यार। इसके बाद एक कार्टून क्रीचर आकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और टावर के बारे में बताता है। मेरा नाम है टाबी और आज मैं आपको टावर्स के बारे में बताने वाला हूं। टावर जिसका कलर ब्लैक है और अपीयरेंस डरावना है, लेकिन ये टावर्स अर्थ की नॉर्मल बिल्डिंग से बहुत डिफरेंट होते हैं। आज से 20 साल पहले ये पूरी दुनिया में एक साथ अपीयर हुए थे और सभी कंट्रीज ने अपने सोल्जर्स और साइंटिस्ट को इस पे रिसर्च करने के लिए डिप्लॉय किया था, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया क्योंकि उसके पास जाना ही इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो टावर किसी इनविजिबल बैरियर से घिरा हुआ था। तो फिर टावर क्या है? ऐसा बहुत सारे अवेकन प्लेयर्स ने पूछा था। टावर एक गेम लाइक स्ट्रक्चर है जहां तुम्हें एक एक फ्लोर को क्लियर करने के बाद आगे बढ़ना होता है। टावर के बाहर सभी प्लेयर्स नॉर्मल सिटीजन्स जैसे ही होते हैं, लेकिन टावर के अंदर उनके पास पावरफुल एबिलिटीज और स्किल्स आ जाती हैं। टावर से मिलने वाले रिवॉर्ड से वो अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर सकते हैं या फिर उन्हें सेल करके इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो क्या होगा अगर टावर को क्लाइम नहीं किया जाए? अगर ऐसा हुआ तो टावर का प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा और टावर कोलैप्सिंग काउंटडाउन एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इसके अपर फ्लोर्स को क्लियर 1 कर दे तो ये काउंटडाउन रुक सकता है। फिर भी अगर 6 महीने से पहले नए अपर फ्लोर्स को क्लियर नहीं किया गया तो टावर कोलैप्स हो जाएगा और ये बात सभी बाकी कंट्रीज को भी सिस्टम के जरिए बता दी जाएगी। आज से 3 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ था इंडिया के मुंबई सिटी में, जब उन्होंने ट्रायल कंप्लीट नहीं किया था। तो उसके बाद पूरा मुंबई सिटी कोलैप्स हो गया। गाइस, तुम लोग क्या कर रहे हो? सब लोग चलो मुंबई के ट्रायल को कंप्लीट करने, वरना सच में ट्रायल कोलैप्स हो जाएगा। वैसे हर एक कंट्री के पास 1 से 3 टावर्स हो सकते हैं, जिनमें से कोरिया के पास भी एक टावर है जो कि गैंगवन के माउंटेन्स पे स्थित है। और भले ही कोरिया के पॉपुलेशन के 0.1% लोग ही अवेकनर्स हैं, फिर भी कोरिया बाकी कंट्रीज को आसानी से मैच कर रहा है और अभी 65वें फ्लोर को क्लियर करके कोरिया अमेरिका के बाद अब दूसरा कंट्री बन चुका है। वैसे भी हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स हैं और ह्यूमैनिटी अभी टावर्स को एक्सप्लोर और समझने की कोशिश कर रही है। इसलिए अगर तुम अवेकन हो चुके हो तो जल्दी से ऑफिशियल प्लेयर के लिए रजिस्टर कर दो और फिर तुम भी कोरिया के हीरो बन सकते हो। और अभी जो कुछ हमने देखा वो सब जॉन अपने लैपटॉप में दिखा रहा था, जिसके बाद जॉन बोलता है, बोंग अब मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं, तो क्या तुम सच में अवेकनर हो? तो बोंग बोलता है, हाँ मैं अवेकनर हूं और मैंने टावर से कुछ मैजिक स्टोन्स भी कलेक्ट किए हैं। अच्छा, तो फिर तुम कौन से फ्लोर पे हो? तो बोंग बताता है कि उसने हाल ही में 10th फ्लोर क्लियर किया है। जो सुनने के बाद दोनों लोग सीरियस हो जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं,
10th फ्लोर। वो S++ रैंक प्लेयर भी 10वें फ्लोर पर ही है। क्या इसका मतलब यही वो लड़का है जिसने फ्लोर्स को S++ रैंक से क्लियर किया है? फिर ली उससे पूछती है, प्लेयर बॉन्ग, क्या तुमने उस रीसेंट नोटिफिकेशन के बारे में सुना है जिसे लोग ग्लोबल इशू कहते हैं? तो फिर बोंग दोबारा बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करते हुए बोलता है, क्या आप लोग S++ रैंक प्लेयर के बारे में बात कर रहे हो? मैंने भी उसके बारे में सुना है। मुझे लगता है वो एक अमेजिंग प्लेयर होगा। तो जॉन उसे नर्वस होने से मना करता है। बोंग मन ही मन सोचता है, क्या मैं ज्यादा ही नर्वस लग रहा हूं? नहीं नहीं, मुझे काम रहना होगा वरना मैं सस्पिशियस हो सकता हूं। फिर जॉन बताता है, टावर क्लाइंबिंग के लिए गवर्नमेंट ने 2 डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं। पहला है इलीट क्लाइंबिंग ग्रुप और दूसरा है जनरल क्लाइंबिंग ग्रुप। जनरल टीम वाले अपने शेड्यूल प्लान पे ही काम करते हैं और तुम इन्हें फ्रीलांसर कह सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ इलीट टीम गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन रखती है, जिससे उन्हें अपर फ्लोर्स पे रेड करने के लिए वेरियस टाइप के सपोर्ट और बेनिफिट्स मिलते हैं। और उनमें से एक है पर्सनल प्रोटेक्शन, वो भी टावर के बाहर, जिससे इलीट प्लेयर्स टावर के बाहर सेफ रहें। जॉन पूछता है, बोंग, अगर तुम इलीट टीम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें सालाना बेसिक सैलरी भी मिलेगा। और बोंग उसकी बातों को ध्यान से सुनते हुए सोचता है, क्या होगा अगर ये बात फैल गई कि मैं ही वो S++ रैंक प्लेयर हूं? सभी न्यूज चैनल्स वाले मेरा बाहर निकलना मुश्किल कर देंगे और बेकार क्वेश्चंस पूछ पूछ के मुझे इरिटेट करेंगे। मैं इतना ज्यादा अटेंशन नहीं सह सकता हूं क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूं। और अगर किसी रिपोर्टर ने मेरे मुंह में माइक दे दिया तो क्या होगा? बैक टू द रियलिटी। जॉन उससे बोलता है, अगर आप इलीट टीम ज्वाइन कर सकते हो तो आप अपने रेड्स के फुटेजेस भी रिकॉर्ड करके उन्हें लोगों को दिखा के और भी ज्यादा फेमस हो सकते हो। लेकिन बोंग इलीट टीम को ज्वाइन करने से मना कर देता है और उसका रिप्लाई सुन के जॉन भी हैरान हो जाता है। बोंग आगे बोलता है, मैं जनरल में से ही खुश हूं और मेरे पास कोई खास टैलेंट भी नहीं है। फिर वो जोड़ता है, पर इलीट टीम में ज्यादा अच्छी कंडीशंस हैं, ये मैं मानता हूं। लेकिन इसके बावजूद बोंग नहीं मानता और बोलता है, मेरे लिए रीजनेबल फ्लोर्स पे रहना, उन्हें क्लियर करना और रीजनेबल रिवॉर्ड्स लेना ही इनफ है। जॉन बोंग को जल्दबाजी करने से मना करता है और दोबारा सोचने को बोलता है, लेकिन बोंग कहता है कि उसका डिसीजन नहीं बदलेगा। ली साई करके बोलती है, लगता है एक और प्लेयर हमारे हाथ से चला गया। वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक सर्टेन पॉइंट पे रुक जाते हैं और सेफली आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैंने पहली बार ऐसा पर्सन देखा है जिसने टेस्ट टाइम पे इतना अनक्वालिफाइड और डारपोक वाला जवाब दिया है। अगर ये पर्सन इलीट टीम में अप्लाई भी करता तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता, क्योंकि इलीट टीम में जाने के लिए क्लाइंबिंग स्पिरिट होना चाहिए, जो इस बच्चे में नहीं है। जॉन बोलता है, ठीक है बोंग, अगर तुम जनरल टीम में ही रहना चाहते हो तो हम तुम्हें फोर्स नहीं कर सकते एंड वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन। इसके बाद जेओनन आगे बोलता है, लेकिन क्या तुम एक बार टॉवर में एंटर करोगे? ये फाइनल प्रोसीजर होता है जहां हम चेक करते हैं कि प्लेयर अवेकन है या नहीं। और वैसे भी तुम डेली एक बार क्लाइम करते ही हो, तो तुम हमारे सामने भी करके दिखा दो, जिससे हमें यकीन हो जाए कि तुम सच में अवेकन प्लेयर हो। इस पर बोंग थोड़ा हेजिटेट करके मान जाता है, पर मन ही मन सोचता है, क्या ये लोग मुझे टावर में भेजकर मेरे S++ रैंक होने का टेस्ट ले रहे हैं? पर टावर में जाने से पहले बोंग उनके सामने एक और बहाना करता है, मुझे टावर्स क्लियर करने में पूरे 2 घंटे तक लग जाते हैं, तो क्या आप उतना वेट कर सकते हो? इस पर ली अग्री करके बोलती है, अरे यही तो हमारा जॉब है, वैसे भी तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग वेट कर लेंगे, तुम जाओ और तुम्हें जितना टाइम लगेगा उतना ले लो। इसके बाद बोंग के पास कोई और बहाना नहीं बचता, तो वो खड़ा हो जाता है टावर एंटर करने के लिए। फिर वो जाने से पहले उनसे बोलता है, अगर आप बोर हो रहे हो तो आप लोग टीवी देख सकते हो और फ्रिज से ड्रिंक्स भी ले सकते हो। इसके बाद बोंग उनके सामने ही टेलीपोर्ट हो जाता है और वो लोग वहीं खड़े खड़े ये सब देख रहे होते हैं। जेओनन बोलता है, हाँ वो टेलीपोर्ट हो गया, मतलब वो व्यक्ति सच में अवेकन है। वैसे तुम क्या सोचती हो? इस पर ली बोलती है, मुझे उसके टैलेंट के बारे में तो नहीं पता, लेकिन वो लड़का सच में बहुत ज्यादा ही डरपोक है। उसकी बातें और एक्शंस भी बहुत सस्पिशियस हैं और मुझे तो लगता है कि वो 11वीं मंजिल से हाथ खड़े करके वापस आ जाएगा। तो जॉन पूछता है, लेकिन तुम ऐसा क्यों सोचती हो? फिर ली बताती है, क्योंकि मैंने भी 11वीं मंजिल साफ किया था और मुझे पता है कि उस मंजिल पर प्लेयर्स के डर का टेस्ट होता है, क्योंकि वहां एक लंबी पूंछ वाली सुरंग में सेंटीपीड रहता है और तुम जानते ही हो कि उन्हें हराना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन तुम्हें 100 डिस्गस्टिंग दिखने वाले कीड़ों को मारना होगा जो देखने में ही बहुत भयानक होते हैं। इसलिए बोंग उसे क्लियर नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है वो मिशन अबैंडन करके सेफ जोन में भाग आएगा। तो जॉन बोलता है, हाँ मैं भी मान लेता हूं, क्योंकि तुम्हारे प्रेडिक्शन हमेशा सटीक होते हैं।
शायद मुझे डायरेक्टर को कॉल करके बता देना चाहिए कि इस बार भी हमें वो S++ रैंक नहीं मिला और सिर्फ नॉर्मल प्लेयर्स ही मिले हैं। इसके बाद हमें बॉन्ग को दिखाते हैं, जो वहां पहुंचते ही कॉसेक को समन कर लेता है। कॉसेक आते ही सबसे पहले उसे सल्यूट करता है और उसे बुलाने के लिए थैंक्स बोलता है। सिस्टम इस बार का मिशन बताता है, जहां इन्हें 100 लॉन्ग टेल टनल सेंटीपीड को किल करना है और इस बार का टाइम लिमिट 2 घंटे नहीं बल्कि 3 घंटे का है और अभी तक इन्होंने मिशन स्टार्ट ही नहीं किया है, तो अभी 0 किल्स आउट ऑफ 100 हैं। अगर यह मिशन फेल हुआ तो डेथ पेनल्टी है। बोन्ग सड़ा हुआ मुंह बनाते हुए बोलता है, क्या अब हमें 100 गंदे कीड़ों को किल करना होगा? ये कितना घिनौना है। कॉसेक बोलता है, मास्टर आप टेंशन मत लो, इन 100 सेंटीपेड्स को खत्म करने में मुझे सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। लेकिन बॉन्ग उसे रोकते हुए बोलता है, नहीं नहीं, इस बार हमें जितना हो सके उतना स्लो किल करना है। कम से कम 1 या 2 घंटे लगाना होगा ताकि हमें S++ रैंक न मिले। तो कॉसेक इसका रीजन पूछता है। फिर बॉन्ग बताता है, इस बार कुछ लोग हम पर नजर रख रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें यहीं डिसमिस करने के बाद ही रियल वर्ल्ड में जाऊंगा। और कॉसेक भी उसकी बात समझ चुका था। लेकिन बॉन्ग इविल फेस बना के सोचता है, उनके लिए तो सिर्फ एंट्री करना ही काफी होता, लेकिन अब मैं इस फ्लोर को क्लियर भी करूंगा ताकि मैं अपने S++ रैंक रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकूं। दूसरी तरफ हमें कॉसेक को दिखाया जाता है, जहां कॉसेक धीरे धीरे करके सेंटीपीड्स को खत्म कर रहा था। लेकिन बॉन्ग को यह भी बहुत फास्ट लगता है, इसलिए वो कॉसेक को और स्लो करने बोलता है, जिस पर कॉसेक भी मान जाता है। फिर कॉसेक भागते हुए सारे सेंटीपीड्स को अपने पीछे अट्रैक्ट कर रहा था ताकि वो एक एक को हंट कर सके। लेकिन इसी बीच एक सेंटीपीड बॉन्ग के पैरों के नीचे से निकलता है, जिससे बॉन्ग डर के मारे जोर से चिल्लाता है और वो मन ही मन सोचता है, मुझे जल्दी से अपने स्किल का यूज करना चाहिए और यहां से भागना चाहिए। लेकिन मेरा बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तब तक वो नीचे गिरने लगता है और अब बहुत सारे सेंटीपीड्स ने उसे घेर लिया था। इस चीज को कॉसेक ने भी नोटिस कर लिया था, इसलिए वो वापस चिल्लाते हुए पीछे भागता है, समनर बॉन्ग, मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूं। कॉसेक लाइटनिंग स्पीड से बॉन्ग के पास आता है और वहां के सारे सेंटीपीड्स को खत्म करके बॉन्ग को बचा लेता है। पर वो इतने पे ही नहीं रुकता है और गरोस्से में सारे सेंटीपीड्स को चुन चुन के मारने लगता है। बॉन्ग खुद को सेफ पाता है और अपने पास देखता है। उसे अभी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। फिर बॉन्ग जोर से चिल्ला के कॉसेक को बोलता है, रुक जाओ कॉसेक, तुम बहुत फास्ट हंट कर रहे हो, ये मेरा ऑर्डर है, तुम थोड़ा स्लो हंट करो। लेकिन कॉसेक ऑर्डर मानने से रिफ्यूज कर देता है और बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि समनर बॉन्ग को बचाना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और बॉन्ग सोचता है, अगर ये नहीं रुका तो ये आसानी से सारे सेंटीपीड्स को खत्म कर देगा, जिससे मुझे न चाहते हुए भी फिर से S++ रैंक मिल जाएगा। और जिस बात का डर था वही हुआ। बॉन्ग को फिर से S++ रैंक मिलता है और साथ में एक प्लैटिनम बैज। और अब इन दोनों को ही रियल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट किया जा रहा था। सिस्टम में लिखा आता है, अब 12वीं फ्लोर को भी चैलेंज किया जा सकता है। बॉन्ग इरिटेटेड फेस बना के बोलता है, शिट यार, अब उन्हें पता चल जाएगा कि वो S++ रैंक प्लेयर मैं ही हूं। दूसरी तरफ वो दोनों लोग वेट करते करते बोर हो रहे थे। ली बोलती है, अब तो 5 मिनट ही हुए हैं और मुझे लगता है वो बच्चा अब हार मान के वापस आ जाएगा। लेकिन वो अपने सामने के स्टेटस स्क्रीन को देख के हैरान रह जाती है। और जॉन उससे पूछता है, चीफ इसमें ऐसा क्या है जिसे देख के आप शॉक्ड हो गई? उस नोटिफिकेशन में भी वही S++ ग्रेड अचीवमेंट लिखा था और इसके अगले ही पल वहां बॉन्ग भी टेलीपोर्ट होकर वापस आ चुका था, वो भी बिल्कुल उस नोटिफिकेशन के बाद ही, जिसे देख के ये दोनों लोग हैरान हो जाते हैं। और ली बोलती है, आखिर चल क्या रहा है? इस नोटिफिकेशन के आते ही प्लेयर बॉन्ग भी आ गया। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि बॉन्ग ही वो S++ रैंक प्लेयर है? और बॉन्ग बोलता है, मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास बचने का कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए मुझे ये करना ही होगा। हम देखते हैं कॉसेक भी बॉन्ग के पीछे अटैक करने को रेडी था और बॉन्ग बोलता है, अब तुमने ये देख लिया है तो तुम दोनों को अब शांत करना होगा। बॉन्ग बिना कुछ सोचे ही अपना हाथ आगे करके कॉसेक को उन्हें चुप कराने का कमांड दे देता है और कॉसेक भी अपने मास्टर के कमांड्स मानते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। इसके अगले ही पल कॉसेक ने अपने वेपन से उन दोनों अवेकनर एडमिनिस्ट्रेशन वालों का सर धड़ से अलग कर दिया था। फिर उनका सर गिफ्ट रैप करके बॉन्ग को देता है, लेकिन बॉन्ग ये देखकर डर जाता है और रोते हुए बोलता है, भला इनका सर काटने को किसने बोला था तुम्हें? अब मैं क्या करूं? दूसरी तरफ उनके कटे हुए सर बोल रहे थे, प्लेयर बॉन्ग, आखिर तुमने हमें क्यों मार दिया? हमारी क्या गलती थी?
जिससे डर के मारे बोंग जोर जोर से आई एम सॉरी चिल्लाने लगता है। तभी ये दोनों उसके सामने आकर पूछते हैं, अरे बोंग क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? फिर सीन जूम आउट करके दिखाते हैं जहां बोंग ये सब इमेजिन कर रहा था और खुद ही डर भी रहा था। फिर वो रियलाइज करता है कि ये सब उसका डिल्यूजन था और जॉन उससे कहता है, मैं तुम्हें एक और बार पूछ रहा हूं, क्या तुम एलीट टीम को ज्वाइन करोगे? फिर बोंग एक्टिंग करते हुए बोलता है, अरे ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद मैंने और किसी और प्लेयर ने सेम टाइम पर 11th फ्लोर क्लियर कर दिया होगा, इसलिए आप लोग कुछ गलत समझ रहे हो। तो जॉन पूछता है, लेकिन टाइमिंग तो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट थी, क्या तुम सच में वो S++ रैंक प्लेयर नहीं हो? फिर बोंग बोलता है, नहीं भला मैं कैसे एक S++ रैंक प्लेयर हो सकता हूं, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। जिसके बाद जेओनन अपने पास से एक एनवेलोप निकालकर बोंग को देता है और बोलता है, वैसे भी अवेकनिंग कंफर्म हो चुका है, तो मैंने तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर कर दिया है। जिसे देखने के बाद बोंग घबराते हुए बोलता है, ये तो एलीट टीम का कॉन्ट्रैक्ट है, पर मैंने तो जनरल टीम के लिए बोला था ना। तो जॉन उसे करेक्ट करते हुए बोलता है, ये एलीट टीम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये उससे काफी अलग है, क्योंकि ये अपनी इंडस्ट्री का इकलौता कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि एक अल्ट्रा एलीट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी एलीट कॉन्ट्रैक्ट्स का भी बाप। जिसके बाद जॉन इसके फायदे बताता है, इससे बोंग को सालाना 12 अरब वॉन मिलेंगे और साथ में एक रियल एस्टेट भी, साथ ही वीवीआईपी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी भी मिलेगी, बिल्कुल किसी देश के प्रेसिडेंट की तरह। और इसके साथ ही इम्यूनिटी प्रिविलेजेस भी मिलेंगे, यानी बोंग इस देश के कानून से भी ऊपर होगा, वो जो चाहे वो कर सकता है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। पर बोंग सोचता है, क्या ऐसा कुछ होता भी है? इसका मतलब मैं प्रैक्टिकली एक नोबल बन सकता हूं? जॉन आगे बोलता है, करंटली ये ऑफर सिर्फ कोरिया के नंबर 1 प्लेयर के लिए है, आप इसे एक बार देखिए, इसमें किसी नेशन के सभी पॉसिबल प्रिविलेजेस हैं। लेकिन फिर भी बोंग इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, अगर ये जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर मुझे प्लेयर ही नहीं बनना है, मैं एक नॉर्मल सिटीजन ही ठीक हूं। फिर जॉन पूछता है, पर आखिर तुम हमारे सभी ऑफर्स को बिना सोचे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो? तो बोंग बताता है, क्योंकि मुझे अटेंशन पसंद नहीं है, जब भी मुझे कहीं अटेंशन मिलता है तो वो मुझे किसी बोझ जैसा फील कराता है, जिससे मुझे स्ट्रेस होने लगता है। यहां तक कि अगर कोई रेस्टोरेंट वाला मुझे ग्रीट भी करता है तो मैं उस रेस्टोरेंट में दोबारा कभी नहीं जाता। जब भी कोई मुझसे बात करने की कोशिश करता है तो मेरा दिल बहुत भारी हो जाता है। और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले सोचते हैं, इसका साफ साफ मतलब है कि ये नल्ला एक एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट है, बिल्कुल तुम्हारे साइरक्स भाई के जैसा, इसलिए अब से गेम में मुझसे माइक ऑन करने के लिए मत बोलना। बोंग डिप्रेस्ड होकर बोलता है, टावर क्लाइंबिंग में मजा तो है, पर मैं अभी सिर्फ 11वीं मंजिल पर हूं और फ्यूचर काफी अनसर्टेन होता है, क्या पता मैं कल ही टपक गया तो। जॉन सोचता है, अभी के लिए पीछे हटना ही सही होगा, वरना ये और रोना धोना करने लगेगा। जिसके बाद वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मान जाता है। और फिर बोंग सोचता है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो तुरंत ही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, क्योंकि एलीट कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही मेरे ऊपर कुछ एलीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाएंगी। जैसे अगर मैं अपर फ्लोर्स को क्लियर नहीं करना चाहूं तो भी मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि ये लोग मुझे किसी टीम में डाल देंगे जहां मुझे वो सब करना पड़ेगा जो बाकी लोग करेंगे। इसलिए मैंने इस बर्डन को रिफ्यूज कर दिया और जब तक मैं अपनी जिंदगी कंफर्टेबली जी रहा हूं तब तक मैं ऐसे किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। जिसके बाद फिर कोरिया के कैपिटल में अवेकनिंग मैनेजमेंट ब्यूरो की बिल्डिंग को दिखाते हैं, जहां तकला डायरेक्टर बोलता है, मिस्टर जॉन, ये रिपोर्ट तो उससे बिल्कुल अलग है जो आपने मुझे कॉल पे बताया था, क्योंकि आपने तो बताया था कि वो पर्सन एक डरपोक प्लेयर है जिसमें टावर क्लाइंबिंग की कोई चाहत नहीं है, तो फिर भला वो पर्सन S++ रैंक अचीवर कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो जॉन बताता है, यस सर, आप सही हो, वो पर्सन हमारी सोच से काफी अलग है, क्योंकि वो हमारे सामने बिल्कुल किसी डरपोक के जैसा एक्ट कर रहा था, पर जब वो टावर में गया तो उसने सिर्फ 5 मिनट में ही 11वीं मंजिल को क्लियर कर दिया था और हम दोनों ने इस चीज को खुद विटनेस किया है। तो डायरेक्टर बोलता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी और पर्सन ने उसे क्लियर किया हो। तो ली बोलती है, नहीं सर, हमने टाइम देखा था, प्लेयर बोंग और उस सिस्टम नोटिफिकेशन का टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट था। फिर डायरेक्टर गुस्से में बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डरपोक है या नहीं, उसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट है, उसे जल्द से जल्द एलीट टीम में लेके आओ। फिर जॉन बोलता है, यस सर, मैं समझ गया, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे एलीट टीम में ऐड करके रहूंगा। जिसके बाद बोंग को दिखाते हैं, जो गुस्से में बोलता है, मैंने एक बार मना कर दिया, तो क्या तुम्हें समझ नहीं आता?
तुम्हारी वजह से अब मैं एक्सपोज हो चुका हूं। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं कोई मर्सी नहीं दिखाऊंगा। जिसके बाद बोंग कॉसेक को वापस भेज देता है और यहां गुस्सा होने की एक्टिंग करते करते बोंग खुद ही थक चुका था। फिर हमें 12वीं मंजिल पर एंट्री का सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाया जाता है, जहां इन्हें 20 आइस स्नो आइसिकल स्पीयर वीजल्स को हंट करना है। ज्यादा घबराओ मत, क्योंकि सिंपल वर्ड्स में इन्हें सिर्फ 20 नेवले ही हंट करने हैं और टाइम लिमिट है 3 घंटे की। साथ ही अगर फेल हुए तो डेथ। जिसके बाद बोंग कॉसेक को समन करता है और उसे ऑर्डर देता है, देखो बिल्कुल जेंटली किल करना है, कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे हंट करना। जिसके बाद कॉसेक हंटिंग के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है और बोंग सोचता है, ये मेरे कमांड्स को मान रहा है तो मुझे लगता है मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूं, और अगर मैंने इस फ्लोर को देर से क्लियर किया तो मैनेजमेंट ब्यूरो भी इंटरेस्ट खो देगा। लेकिन वहां इतनी ज्यादा ठंड हो रही थी कि बोंग फ्रीज होने लगा था और उसके नाक से आने वाला आंसू तक पूरी तरह फ्रोजन हो चुका था। और वो सोचता है, मैं तो पहले से प्रिपेयर होकर आया था, फिर भी ये एक्सपेक्टेड से ज्यादा ठंड है। तभी कॉसेक पूछता है, मास्टर बोंग क्या आप ठीक हो? लेकिन वो देखता है कि बोंग अब सीरियसली फ्रीज होने लगा था। इसलिए कॉसेक बोलता है, मुझे इस फ्लोर को अब जल्दी से क्लियर करना होगा, नहीं तो आप बर्फ में जम जाओगे। पर बोंग उसे ऐसा करने से मना करता है और बोलता है, मत कर भाई, तू मेरी बात तो सुन, रुक जा कॉसेक। पर कॉसेक इस बार भी बोंग की बातों को ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे लड़कियां इंस्टाग्राम पर लड़कों के मैसेजेस को इग्नोर करती है, और कॉसेक खुद से बड़बड़ाते हुए सभी नेवलों को खत्म करने लगता है। मास्टर बोंग खतरे में है, मुझे जल्दी से तुम सबको खत्म करना होगा। यहां से चैप्टर 7 शुरू होता है। पिछले चैप्टर में बोंग 12वीं फ्लोर पर था, लेकिन सिस्टम के रिकॉर्ड्स के अनुसार उसके पास अब 15 प्लैटिनम बैजेस हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि बोंग ने 15वीं फ्लोर तक क्लियर कर लिया है। रिवॉर्ड के तौर पर सिस्टम उसकी इन्वेंट्री में एक एनर्जी शील्ड किट भेज देता है। उस किट के अंदर बोंग को एक गोल्डन चमकती हुई रिंग मिलती है, जिसका नाम ही है एनर्जी शील्ड। बोंग ने उस रिंग को एक साधारण कड़ा समझकर अपनी कलाई में पहन लिया था। इसके बाद सिस्टम उसे इस रिंग के बारे में डिटेल में बताता है। यह शील्ड यूजर को लगने वाले सभी डैमेजेस को एब्जॉर्ब करके उसे प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक डैमेज एब्जॉर्ब करने के बाद यह रिंग खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस रिंग का कूलडाउन 5 घंटे का है, और इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि यह यूजर के लेवल के साथ साथ अपस्केल होती रहती है। जैसे ही बोंग इस रिंग को एक्टिवेट करता है, वैसे ही एक एनर्जी शील्ड बिल्कुल आयरन मैन के सूट की तरह उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। बोंग खुश होते हुए बोलता है, इस पे टावर एक्सक्लूसिव का टैग भी नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि मैं इस शील्ड को रियल वर्ल्ड में भी यूज कर सकता हूं। पर अगर मैंने इस रिंग को सेल किया तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे? 2 अरब या 3 अरब? अगर इतने पैसे मिल गए तो फिर मैं इसे बेचकर टावर क्लाइंबिंग से रिटायरमेंट ले लूंगा। लेकिन शायद आगे के फ्लोर्स पे मुझे और बेटर रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं, इसलिए रिटायरमेंट का प्लान कैंसिल। फिर बोंग कॉसेक से पूछता है, कॉसेक क्या हम लोग 16वीं मंजिल को इमीडिएटली क्लियर कर सकते हैं, वो भी S++ रैंक से? तो कॉसेक बोलता है, हाँ हम लोग क्लियर तो कर सकते हैं, लेकिन मैं S++ रैंक की कोई गारंटी नहीं ले सकता। फिर बोंग बोलता है, अच्छा ऐसा है क्या, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? और कॉसेक पूछता है, क्या हुआ मास्टर, आपको कुछ और काम था क्या? लेकिन बोंग तो उस रिंग को किसी भी कीमत पर सेल करके रातों रात करोड़पति बनना चाहता है। जिसके बाद हमें अवेकनर मैनेजमेंट का सीन दिखाते हैं, जहां पे तकला डायरेक्टर बोलता है, मैंने बहुत दिनों से S++ रैंक अनाउंसमेंट नहीं देखा, क्या उस प्लेयर ने क्लाइंबिंग रोक दिया है? तो ली बोलती है, हाँ सर, आज पूरे 15 दिन हो चुके हैं और मुझे लगता है कि वो रुक रुक कर बार बार 15th फ्लोर को ही क्लियर कर रहा है। तकला डायरेक्टर इरिटेट होते हुए बोलता है, भगवान भी पता नहीं क्या क्या करते हैं, टैलेंट दिया भी है तो एक डरपोक प्लेयर को जो 15 दिन से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो जॉन बोलता है, वैसे ये बात सच है कि 16वीं मंजिल के बाद डिफिकल्टी कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्लेयर बोंग ने गिव अप कर दिया है। तभी उसे किसी का कॉल आता है और वो डायरेक्टर को बताता है, सर अभी प्लेयर बोंग ने कॉल किया था और उन्होंने बोला है कि वो अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आ रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ शॉपिंग करनी है। तो डायरेक्टर पूछता है, प्लेयर शॉप, क्या इसका मतलब वही है जो मैं सोच रहा हूं? फिर जॉन बोलता है, हाँ वो 15th फ्लोर को बार बार क्लियर करके कुछ पैसे कलेक्ट कर रहा था ताकि वो कुछ न्यू आइटम्स बाय कर सके। और मुझे याद है कि जब हम उसके घर गए थे तब वहां पर भी कोई वेपन या इक्विपमेंट नहीं था, इसलिए वो शायद कुछ खरीदना चाहते हैं। डायरेक्टर आगे बोलता है, आखिर मैं इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता हूं? मैंने जीनियस बोंग को डरपोक बोल दिया
और बिना सच्चाई जाने ही उसे क्रिटिसाइज करने लगा। फिर डायरेक्टर ऑर्डर देता है, अगर बॉन्ग यहां आए तो उसे जितना हो सके उतना ज्यादा डिस्काउंट देना, ताकि वो इलीट टीम ज्वाइन करने के लिए मान जाए। इसके बाद सीन 15 दिन पहले शिफ्ट होता है, जहां कॉसेक सड़ा हुआ फेस बनाकर बोलता है, क्या नहीं मास्टर, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? अगर हुई भी है तो मुझे मार दो, लेकिन ऐसा करने के लिए मत बोलो। तो बॉन्ग बोलता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरे पेट में चाकू नहीं मारना चाहते तो फिर मेरे हाथ पर ही मार दो, क्योंकि मुझे चेक करना है कि मेरा एनर्जी शील्ड काम कर रहा है या नहीं। और बॉन्ग सोचता है, भला ये इतना ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है, जैसे मैंने इसे खुद को किल करने बोल दिया हो। वैसे भी ये तो असैसिन है, एक स्क्रैच देने के लिए ही तो बोला है मैंने। कॉसेक मना करते हुए बोलता है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैं बहरा हूं। नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं सुना है। फिर बॉन्ग बोलता है, तुम बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो, अगर तुम नहीं करना चाहते तो मैं खुद ही कर लेता हूं। और फिर वो खुद से ही डैगर को स्टैब कर लेता है। इसके बाद कॉसेक का रिएक्शन देखो, ऐसा लग रहा था जैसे बेचारे की जान ही निकल गई हो। फिर बॉन्ग भी पैनिक करते हुए अपने ऊपर हीलिंग पोशन यूज करता है और बोलता है, शिट, मैं तो एनर्जी शील्ड एक्टिवेट करना ही भूल गया था। और वो कॉसेक को पैनिक करने से मना करता है। लेकिन दूसरी तरफ कॉसेक रोते हुए बोल रहा था, मैंने मास्टर बॉन्ग को इसी हाथ से हर्ट किया है, इसलिए अब ये हाथ ही नहीं रहना चाहिए, मैं अभी अपने हाथ को काट लेता हूं। फिर वो बॉन्ग से बोलता है, मास्टर क्या आप पागल हो चुके हो? आप कभी दोबारा ऐसा रिस्की काम मत करना। तो बॉन्ग उसे शांत रहने और आगे हंटिंग करने के लिए बोल देता है। इसके बाद कॉसेक आगे बढ़ता है और 15 फ्लोर के सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके हंट करता है। और पीछे से बॉन्ग सोचता है, कॉसेक को इस फ्लोर को क्लियर करने में कम से कम 10 मिनट्स तो लगेंगे, तब तक मैं क्या करूं? नहीं, मैं ऐसे बैठकर टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, शायद मुझे अपने स्किल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर वह शैडो स्टेप्स को ट्राई करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह एक्टिवेट होता है, उसकी बॉडी बहुत लाइट फील करने लगती है और मानो जैसे टाइम स्लो हो गया हो। बॉन्ग भी इस स्किल को सीखने की कोशिश करता है, जहां वह पहले से बहुत ज्यादा ही फास्ट हो चुका था। फिर वह सोचता है, फाइनली मैंने इस स्किल को सीख लिया। मुझे तो लगा था इसे सीखने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैंने सिर्फ 5 डेज में ही सीख लिया है। फिर वह इस स्किल को और भी ज्यादा ट्राई करता है और कॉसेक को थैंक्स करता है इस स्किल का आइडिया देने के लिए। जब वह आगे बढ़ रहा था, तभी वह अपने सामने एक मॉन्स्टर को देखकर वहीं रुक जाता है। उसके सामने एक गॉब्लिन था, जिसने बॉन्ग को नोटिस कर लिया था। बॉन्ग सोचता है, ये तो गॉब्लिन है, लेकिन ये यहां क्या कर रहा है? क्या ये कॉसेक से बचने की कोशिश कर रहा है? पर मैं इसके सामने आकर फंस चुका हूं, लगता है ये मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। और तभी वह गॉब्लिन उठकर बॉन्ग के ऊपर हमला करने चला जाता है। लेकिन उस गॉब्लिन के काटने से जस्ट पहले बॉन्ग ने कहा, शील्ड, जिससे एनर्जी शील्ड एक्टिवेट हो जाता है और बियोएंग को उसका कोई डैमेज नहीं लगता। फिर वो डरते हुए उस गॉब्लिन को जोर का किक मारता है, जिससे वो गॉब्लिन पीछे की तरफ उड़ जाता है। और कॉसेक ने भी अपने पीछे आ रहे उस गॉब्लिन को नोटिस कर लिया था, जिसके बाद कॉसेक जाकर उस गॉब्लिन को खत्म कर देता है और बोलता है, नाइस पास, तुम पक्का कोई सॉकर प्लेयर होगे। तभी वो रियलाइज करता है, आखिर यहाँ सॉकर प्लेयर कैसे आ सकता है? यहाँ तो सिर्फ मैं और मास्टर ही आए थे। फिर वो फुल स्पीड में बॉन्ग की तरफ भागता है और बोलता है, समनर बॉन्ग, क्या आप खतरे में हो? कॉसेक बॉन्ग से पूछता है, मास्टर आप ठीक तो हो ना? कहीं आपको कुछ हुआ तो नहीं? क्या आपने उस गॉब्लिन से फाइट किया था? आखिर आप सोच क्या रहे थे जो उस गॉब्लिन से फाइट करने चले गए? फिर कॉसेक बॉन्ग को ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह से चेक करता है और ये देखो भला ये यहां स्मेल करके क्या साबित करना चाहता है। फिर कॉसेक उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, मास्टर मैंने आपको बार बार समझाया था ना, आपको ब्रेव समनर नहीं बनना है, आपको सेफ समनर बनना है। और बॉन्ग बोलता है, ठीक है, मैं आगे से नहीं करूंगा, अब तुम चुप हो जाओ। और 15 दिन तक 15वीं मंजिल पर फार्मिंग करने के बाद बॉन्ग ने टोटल 22.5 किलोग्राम मैजिक स्टोन्स कलेक्ट कर लिया था, जिसका मार्केट वैल्यू है 12 मिलियन वंस। जिसके बाद वो जॉन को कॉल लगाकर बोलता है, क्या मैं अभी आपके स्टोर को विजिट कर सकता हूं? तो जॉन बोलता है, ऑफ कोर्स, हम आपके लिए एस्कॉर्ट भेज देंगे। पर बॉन्ग ये सब करने के लिए मना कर देता है। फिर भी जॉन नहीं मानता और उसके लिए कॉन्वॉय भेज देता है। फिर बॉन्ग उस बड़ी सी लग्जरियस कार में बैठकर अवेकनर मैनेजमेंट ब्यूरो की बिल्डिंग में पहुंच जाता है। लेकिन उसे अभी ये सब आदत नहीं थी और वो काफी हेजिटेंट कर रहा था। उसके बाहर निकलते ही जॉन उसका वेलकम करता है और यहां आने के लिए थैंक्स भी करता है। बॉन्ग सोचता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये लोग मुझे बिल्कुल किसी वीआईपी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, पर मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है।
इसके बाद जॉन बोंग को एक स्कैनर पे हाथ रखने को कहता है और उसका वेन डेटा रजिस्टर करता है। जॉन आगे बोलता है, अब से आप बिना किसी को इन्फॉर्म किए भी इस शॉप में आ सकते हैं। क्या मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा सकता हूं? तो बोंग इसके लिए मना कर देता है और बोलता है कि वो खुद ही जाकर देख लेगा। जिसके बाद बोंग उस स्टोर के मैजिक स्टोन्स एक्सचेंज सेक्शन में पहुंच चुका था और अपने सामने देखकर सोचता है, ये जगह कितनी ज्यादा लग्जरियस दिख रही है। यहां तो सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, लेकिन यहां एक भी सिंगल कस्टमर क्यों नहीं दिख रहा? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां के सारे इक्विपमेंट कुछ ज्यादा ही एक्सपेंसिव हैं? खैर, मुझे सबसे पहले मैजिक स्टोन्स को सेल करना चाहिए। उसके बाद मैं अपने लिए कुछ आइटम्स देखूंगा। इसके बाद बोंग अपने मैजिक स्टोन्स का वेट करवाता है। स्टाफ बोलता है, इसके बदले में आपको 12 मिलियन वॉन मिलेंगे, लेकिन अमाउंट डिपॉजिट होने में 3 दिन का टाइम लगेगा। फिर बोंग पूछता है, तो क्या मैं अपने डिपॉजिट्स को यहीं कुछ खरीदने में यूज कर सकता हूं? जिस पर स्टाफ अग्री कर जाता है और सिर्फ 1 मिनट बात करने की वजह से ही बोंग पूरी तरह से थक चुका था और अब घर जाने के बारे में सोचने लगता है। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां टकला डायरेक्टर बोलता है, क्या प्लेयर बोंग ने शॉपिंग स्टार्ट कर दी है? कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? तो जॉन बोलता है, यस सर, वो अभी शॉपिंग ही कर रहे हैं और हमने बाकी प्लेयर्स को बता दिया है कि आज स्टोर बंद रहेगा। साथ ही जॉन आगे बोलता है, मैंने स्टाफ को बोल दिया है कि सब कुछ 90% डिस्काउंट पर सेल किया जाए। हम तो उसे सब कुछ फ्री में भी दे सकते थे, लेकिन उसके डरपोक नेचर को देखते हुए हमने अधिकतम डिस्काउंट दिया है ताकि उसे किसी तरह का शक भी ना हो। इसके बाद फिर बोंग का घर दिखाते हैं। इसका मतलब है कि वो शॉपिंग करके अपने घर आ चुका था। बोंग ने वहां से एक स्टिक और शूज खरीदे थे, जहां उसके स्टिक का नाम है एडमेंट मेस और इसका प्राइस है 2 मिलियन वॉन। साथ ही उसके शूज का नाम है बैसिलिस्क लेदर वॉकर और इसका प्राइस है 2 मिलियन वॉन। फिर बोंग सोचता है, पर मैंने तो सुना था कि स्टोर का मिनिमम प्राइस अब 20 से 30 मिलियन वॉन से स्टार्ट होता है और मेरे जाते ही जॉन वहां पर्सनली मुझसे मिलने आए थे, जो कि एक्सपेक्टेड था। फिर वो गुस्से में बोलता है, चाहे मैं कितना भी सोच लूं, लेकिन उन लोगों ने मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट तो दिया है और इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। इसका मतलब मेरे ऊपर उनका बर्डन आ चुका है। लेकिन तुरंत ही वो चिल होकर बोलता है, पर कुछ भी कहो, ये शूज तो सच में बहुत प्रिटी हैं। फिर वो अपनी रिंग को देखते हुए सोचता है, इस एनर्जी शील्ड का होना मेरे लिए किसी ऑल इन वन आर्मर जैसा है और बाकी गियर्स के साथ होने से मेरा डिफेंस काफी इंक्रीज हो चुका है। पर मैंने टावर क्लाइंबिंग से पहले खुद से प्रॉमिस किया था, मैं कभी ग्रीडी नहीं बनूंगा। लेकिन इन प्लेटिनम बैज रिवॉर्ड्स की वजह से मैं धीरे धीरे ग्रीडी बनता जा रहा हूं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां बोंग ने कॉसेक को समन कर लिया था। कॉसेक आते ही उसे ग्रीटिंग करता है और पूछता है, क्या आज भी हम लोग फिर से 15वीं मंजिल को ही क्लियर करने वाले हैं? तो बोंग मना करते हुए बोलता है कि आज हम लोग 16वीं मंजिल को क्लियर करने जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक गुड न्यूज है, मेरा रैंडम सम्मन का कूलडाउन अब रिमूव हो चुका है। कॉसेक भी खुश होकर बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आज हमारे साथ हमारा न्यू फ्रेंड भी जाएगा। इसके बाद बोंग बहुत ज्यादा जादू टोना करने लगता है, प्लीज भगवान मुझे कोई LSSR ग्रेड समन देना। आब्राकडाब्रा, मस्त वाला समन प्रकट हो जा। इसके बाद वहां एक समन सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और समन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी होती है और उसी सर्कल के अंदर से एक जेंट मॉन्स्टर निकलता है, जिसके सिर पर हॉर्न होता है, जिसे देखकर बोंग और कॉसेक दोनों सरप्राइज हो जाते हैं। लेकिन वो समन कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका सिर बोंग के रूम की छत तोड़कर बाहर निकल जाता है और बोंग घबराते हुए सोचता है, भला मैंने किस मॉन्स्टर को समन कर लिया है जो इतना ज्यादा बड़ा है? इसने तो मेरी छत तोड़ दी है, अब मुझे अपने पैसों से इसे रिपेयर करना होगा। जिसके बाद एक एक करके उस न्यू समन के हाथ और पैर को दिखाया जाता है, जो कि देखने से लग रहा है मानो जैसे थैनोस ही समन हुआ है। फिर सीन जूम आउट होता है, तब हमें पता चलता है वो एक जायंट स्पीशीज का समन है, जो देखने में ही बहुत स्ट्रांग लग रहा है। फिर वो छत का सहारा लेकर अपना सर अंदर करने की कोशिश करता है और गाइस तुम ही देखो ये कितना खतरनाक दिख रहा है। बोंग सोचता है, क्या ये कोई ह्यूमन है? पर ये तो बिल्कुल कोई मॉन्स्टर जैसा दिख रहा है। तभी कॉसेक आगे बढ़ के उसे किक करते हुए बोलता है, जल्दी से नीचे झुको, तुम घटिया बास्टर्ड। पर बोंग ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है, कहीं फाइट एस्केलेट ना हो जाए। कॉसेक उस न्यू समन के फेस पे एक जोर का किक करता है, जिसके बाद वो उस पे और भी अटैक्स करते हुए बोलता है, आखिर हमें यही समन क्यों मिला? क्या तुम यहाँ पे मेरी जिंदगी बर्बाद करने आए हो? मर जाओ। आखिर तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? अपनी आंखें नीचे करो, तुम एक बास्टर्ड हो। और बोंग सोचता है,
क्या ये लोग एक दूसरे को जानते हैं? फिर समन बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा, ये तो गुदगुदी जैसा लग रहा है। फिर कौशिक अपने डैगर्स निकाल के बोला, अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं कि तुम इसके बाद भी बोल सकते हो या नहीं। मैं तुम्हारा गला ही काट दूंगा ताकि तुम बोलने लायक ना बचो, और फिर उसे गिफ्ट रैप कर दूंगा। लेकिन तभी बोंग कौशिक के सामने आके उसे रुकने के लिए बोलता है और इन दोनों को फाइट करने से मना करता है। बोंग आगे रोते हुए बोलता है, अगर तुम लोग फाइट करोगे तो मेरा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए फाइट मत करो। और कौशिक भी इस बात को समझ जाता है। जिसके बाद बोंग पूछता है, कौशिक तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ तो, मुझे अपने न्यू फ्रेंड से कुछ कहना है। लेकिन कौशिक बोलता है, मास्टर आपको इस बास्टर्ड को जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी फेमस है। ये हमारी दुनिया में बहुत बदनाम पर्सन था, और मैं तो शर्त लगा सकता हूं कि इसे उन 3 लॉज के बारे में भी कुछ नहीं पता होगा। तो समन भी बोलता है, वो 3 लॉज शायद मैंने सुना है। तो कौशिक उसे तीनों लॉज बताने को कहता है। फिर ये समन अटकते हुए बोलता है, पहला आर्टिकल वो समनर ओबेडेंस था, और दूसरा आर्टिकल शायद समनर के प्राउटीज के बारे में था, और तीसरा आर्टिकल शायद मैं भूल गया। फिर कौशिक गुस्सा करते हुए बोलता है, देखो मास्टर, आपने सच में एक गधे को समन कर लिया है। हमें इसे अभी ही किल करके 100 दिनों के अनसमन कर देना चाहिए। बोंग सोचता है, सच में इसे तो उन लॉज के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जिसके बाद न्यू समन का कैटलॉग दिखाते हैं, जहां इसका नाम अननोन है और ये रेयर ग्रेड का है। साथ ही ये सैवेज वॉरियर टाइप है। इसका मैनिफेस्टेशन लिमिट 10 घंटे का है और रिजमन कूलडाउन 3 घंटे का है। बोंग डिसअपॉइंटेड होकर सोचता है, आर रैंक, ये तो सबसे लोएस्ट रैंक का है। क्या मुझे एक और महीना रुक के किसी दूसरे समन का इंतजार करना चाहिए? फिर बोंग किसी इंटरव्यूअर के जैसे उससे क्वेश्चंस करता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो समन बोला, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। फिर बोंग दूसरा क्वेश्चन पूछता है, तुम यहां क्या करने आए हो? तो समन बोला, वो भी नहीं पता। फिर बोंग तीसरा क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम्हें टावर के बारे में कुछ पता है? तो समन बोला, मैं नहीं जानता क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है। बोंग सोचता है, ये तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। क्या मुझे इसके स्पेसिफिक डिटेल्स चेक करना चाहिए? तभी उसे फिर से वही एनर्जी फील होता है जो उसको कौशिक के टाइम पे हुआ था। वो फिर से अपने समन के मेमोरी में टेलीपोर्ट हो रहा था। फिर वो सोचता है, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं कौशिक के मेमोरीज में गया था। बोंग अपने आस पास देख रहा था, जहां पे उसे न्यू समन दिखाई देता है जो कि बटरफ्लाइज को पकड़ रहा था। फिर सिस्टम इसके बारे में बताता है, ये महान प्लेन्स ट्राइब का एक सैवेज वॉरियर है जिनके पास एक प्योर सोल होता है, और ये नेचर से जुड़े रहने वाली ट्राइब है। इस ट्राइब के लोग बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, लेकिन साथ ही इनका फिजिकल स्टैट्स टॉप टियर का होता है। तभी उसके पीछे कुछ जायंट वुल्फ्स आ जाते हैं उस पे हमला करने के लिए, लेकिन इसे लगा था कि वो लोग इसके साथ खेलने आए हैं, इसीलिए ये उन्हें पकड़ के उनके साथ खेलने लगता है। और यहां देखो, ये इस वुल्फ को मोलेस्ट कर रहा है। जिसके बाद वहां एक आदमी आता है जो इस इनोसेंट जायंट का फायदा उठाना चाहता था। वो अपना नाम एरियस बताता है और साथ ही उसका नाम पूछता है, लेकिन जायंट को अपना नाम नहीं याद था क्योंकि वो भूल चुका था। जिसके बाद उन सोल्जर्स ने समन को किसी चारे के जैसे सुपर बीस्ट हाइड्रा के आगे फाइट करने के लिए छोड़ दिया और खुद ही पीछे से उसके मरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन समन इतना भी वीक नहीं था जो इजीली उस हाइड्रा से मारा जाए। उसने भी हाइड्रा के बहुत सारे सर को उखाड़ फेंका था, लेकिन इस बीच उसे ख्याल नहीं था कि उसका स्किन मेल्ट हो रहा था और वो सोल्जर्स उसे मरते हुए देख के उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि जायंट ने हाइड्रा को ऑलरेडी वीक कर दिया था। जिसका फायदा उठा के इन्होंने उस हाइड्रा को मार के खुद ही सारा क्रेडिट ले लिया, और देखते ही देखते वो एसिड की वजह से उसका स्किन मेल्ट होने लगता है और वो स्केलेटन बन जाता है। और बोंग उसे देख के सोचता है, उन लोगों ने इसे मीट शील्ड के जैसा यूज किया और इसे मरने के लिए छोड़ दिया। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। उन लोगों ने समन के इनोसेंस का गलत फायदा उठाया और उसे मरने दिया। बोंग अपना हाथ उसके आगे करके बोलता है, तुम्हारा स्वागत है, चलो अब साथ मिलकर टावर क्लाइंबिंग करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मुझे तुम्हें कोई नाम देना होगा। तो तुम ही बताओ, तुम्हें कौन सा नाम पसंद है, यमन या फिर गोबांग? पर समन अभी भी बोलता है, आई डोंट नो। तब बोंग उसे एक नाम चूज करने बोलता है, तो समन ने गोबंग चूज किया। फिर बोंग आगे बोलता है, ऑलराइट मिस्टर गोबांग, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखने वाला हूं, तो क्या तुम मेरा ट्रस्ट करते हो? तब गोबांग बोलता है, हाँ, मैं समनर बोंग को ट्रस्ट करता हूँ। फिर बोंग बोलता है, मैं, कौशिक और गोबांग तीनों साथी है और अब हमें इसे ठीक करना होगा। कौशिक डिस्गस्टिंग फेस बना के बोला, क्या करना होगा मुझे?
फिर वो खुद ही चालाक स्माइल करते हुए कुछ कैलकुलेशंस करता है। फिर वो एक्साइटेड होके बोला, अब जब मैं उसे देखता हूं तो ये एक रिलायबल मीट शील्ड जैसा लगता है। मैं उसे सुधार के एक इंसान बना दूंगा। बोंग बोलता है, चलो फिर अब जल्दी से जाके 16वीं मंजिल को भी क्लियर करते हैं। जिसके बाद कौसेक गोबांग के पास जाके बोलता है, ओए गोबांग, क्या तुम कुछ बोलना चाहते हो? तो गोबांग भी बिल्कुल कौसेक के जैसे ही यस सर बोलता है, जिससे कौसेक और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और उसे मारते हुए बोलता है, तुम सुअर कहीं के, मुझे कॉपी करना बंद करो। और बोंग इन्हें देख के सोचता है, एक डरपोक बेटा मेल प्लेयर, एक खतरनाक असैसिन और एक इनोसेंट मीट शील्ड। ये कॉम्बिनेशन सुनने में ही किसी डिजास्टर जैसा लगता है, लेकिन अब 16वीं फ्लोर में जाने के बाद हमें इसकी सच्चाई पता चलेगी। जिसके बाद एक एक करके सिस्टम नोटिफिकेशन आते हैं। ब्लैक टावर के 16वें फ्लोर पे एंटर किया जा रहा है। फिजिकल स्टैट्स एनहांस हो चुके हैं, ट्रेड्स और कॉम्बैट स्किल्स एंड अवेलेबल हैं। फिर बोंग, कौसेक और उनका न्यू पार्टनर गोबांग तीनों एक साथ 16वीं फ्लोर में टेलीपोर्ट रहे थे, लेकिन इस बार बोंग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। फिर सिस्टम इस फ्लोर का मिशन बताता है, जहां इन्हें 30 गॉब्लिन स्काउट्स को खत्म करना है और टाइम लिमिट 5 घंटे का है। साथ ही मिशन फेल होने पे डेथ। कौसेक आगे चलते हुए बोलता है, मास्टर बोंग, आप अपना एनर्जी शील्ड एक्टिवेट कर लीजिए और आपको अपना शैडो स्टेप्स स्किल्स को यूज करने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इस फ्लोर के गॉब्लिन्स पॉइजन नीडल शूट करते हैं और यह बताना बहुत मुश्किल है कि वो लोग कब हमला करेंगे। और हम देखते हैं गॉब्लिन्स चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। साथ ही एक गॉब्लिन ने बोंग को अपने निशाने पे ले लिया था। सिर्फ एक नीडल शॉट और बोंग पॉइजन से टपक जाएगा। बिना देरी किए वो गॉब्लिन अपना अटैक रिलीज कर देता है और उसका टारगेट अपना बेटा मेल बोंग है। लेकिन उस नीडल के लगने से पहले ही कौसेक सामने आके उसे पकड़ लेता है, जिससे बोंग मरते मरते बच जाता है। और कौसेक चिल्ला के बताता है, उन लोगों ने हम पे हमला कर दिया है, हम लोग चारों तरफ से घिर चुके हैं। जिसके बाद कौसेक सामने से आ रहे सभी अटैक्स को ब्लॉक करता है और बोंग को जल्दी से पीछे छिपने के लिए बोलता है। लेकिन बोंग जिस पत्थर के पीछे छिपा था वो भी टूटने लगा था, क्योंकि सभी गॉब्लिन उस पे नीडल्स से अटैक कर रहे थे और बोंग उसे टूटते देख के घबरा जाता है। फिर वो जल्दी से अपने पीछे मुड़ता है और गोबैंग से बोलता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? जल्दी से सामने जाओ और उन सबको ब्लॉक करो। इतना सुनते ही अपना इनोसेंट गोबैंग रेज मोड में आ जाता है और हम उसके चेहरे से ही पता कर सकते हैं कि वो बहुत गुस्से में है। फिर वो अपने पैरों में स्ट्रेंथ गैदर करता है और एक लॉन्ग जंप लगाता है, जिससे वो आसमान की ऊंचाइयों में चला जाता है और उसे देख के सभी गॉब्लिन्स घबराने लगते हैं। गोबंग के डर से सभी गॉब्लिन कौसेक को छोड़ के भागने लगते हैं, पर कौसेक को समझ नहीं आता कि वो भाग क्यों रहे थे। जिसके बाद वो अपने नीचे एक परछाई को नोटिस करता है। फिर वो जल्दी से पीछे मुड़ता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब तक गोबंग ने अपना बॉडी स्लैम अटैक करके बहुत सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर दिया था। लेकिन अपना कौसेक भी इसकी चपेट में फंस जाता है और उसे गाली देता है, अबे कुत्ते के पिल्ले, मुझे क्यों तोड़ा? मैं तो तुम्हारे टीम से हूं। बोंग पीछे से गोबांग को देखते हुए सोचता है, अमेजिंग, ये समन तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। वो फाइट किए बिना ही सिर्फ अपने बॉडी स्लैम से ही गॉब्लिन्स को खत्म कर रहा है। उसके डर से गॉब्लिन्स के पसीने छूट रहे थे। फिर वो सब एक साथ मिलके उसके ऊपर पॉइजन नीडल से हमला करते हैं, पर गोबांग उनमें से किसी नीडल को ब्लॉक नहीं करता है और बोला, आखिर ये क्या है? मुझे जरा भी दर्द नहीं हो रहा, इससे मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा, ये समनर बोंग का ऑर्डर है। बोल के वो फुल स्पीड में भागते हुए अपने सामने के सभी गॉब्लिन्स को मार देता है और पीछे से बोंग उसे देखते हुए सोचता है, क्या ये समन सच में सिर्फ आर रैंक का है? मगर इसके कॉम्बैट स्किल्स को देखने से लगता है जैसे ये कोई एसआर या फिर एसएसआर रैंक का है। कहीं इसका आर रैंक इसके इंटेलिजेंस को देखते हुए नहीं मिला ना? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे बहुत सारे फ्राइड चिकन रखे हुए थे और गोबंग मुट्ठी मार के चिकन खा रहा था। गोबंग खाते हुए बोलता है, ये किचन तो बहुत टेस्टी है, मुझे ये चीज बहुत पसंद आया। फिर बोंग बोलता है, तुम अपना मील एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हारा परफॉर्मेंस भी इंक्रेडिबल था, इसलिए तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ। तभी कौसेक उड़ते हुए आता है और गोबैंग को हिट करके बोलता है, अरे बास्टर्ड, ये किचन नहीं है, ये चिकन है और इतना ज्यादा मत खाओ। फिर उसके बाद वो भी चिकन खाता है, लेकिन उसे चिकन बहुत स्पाइसी लगता है, जिससे वो चारिजार्ड बन के मुंह से आग निकालने लगता है और बोंग ये सब देख के परेशान हो रहा था। गोबंग बोलता है, ये असैसिन तो एक स्पाइस विम्प है, लेकिन समनर बोंग गुड पर्सन। जो सुनने के बाद बोंग भी रुक जाता है और सोचता है, क्या ये मेरा भ्रम था या फिर इसने सच में मेरी तारीफ की?
जिसके बाद गोबांग बोलता है, किचन खिलाओ, गोबांग जान देना। गाइस मैंने बताया था ना कि ये टूटा फूटा बोलता है, इसलिए मैं भी ऐसे ही ट्रांसलेट कर रहा हूं। अगर तुम्हें नॉर्मल ट्रांसलेशन चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना, फिर आगे से मैं इसको नॉर्मल ट्रांसलेट करूंगा। बोंग अपनी तारीफ सुन के ब्लश कर रहा था और वो आगे बोलता है, तुम दोनों ने जो काम किया है उसके बदले में ये चिकन तो कुछ भी नहीं है, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। तभी कॉसेक पीछे से आता है और डायरेक्ट गोबांग के पेट में किक करके बोलता है, बास्टर्ड, मैंने बोला था ना ये चिकन है, चिकन, इसे किचन कहना बंद करो। और गाइस तुम लोग बोंग के रिएक्शन से ही समझ सकते हो वो कितना डर गया है। जिसके बाद बोंग कॉसेक पे चिल्लाता है, तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था, आखिर तुम किसी को बुली क्यों कर रहे हो। तो कॉसेक उससे माफी मांगता है और बोलता है, मुझे लगा था कि गोबांग को थोड़ी एजुकेशन की जरूरत है, इसलिए मैं तो बस उसे सिखा रहा था। और कॉसेक मन ही मन सोचता है, इस बास्टर्ड को देखो, मास्टर मुझे डांट रहे और ये नल्ला कैसे ठूंस रहा है। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहां पे ये लोग 17वीं मंजिल में जा रहे थे। फिजिकल स्टैट्स इंक्रीज हो चुके हैं, ट्रेड्स और कॉम्बैट स्किल्स अभी अवेलेबल हैं, साथ ही अभी बोंग का लेवल 17 हो चुका है और इस पावर अप्स के साथ वो अपने अंदर अनकंट्रोलेबल स्ट्रेंथ को फील करता है। और इसके वेन्स तो देखो, इतने तो मेरे भी नहीं। बोंग खुद को फिर से किसी घोड़े जितना पावरफुल फील कर रहा था, मानो जैसे वो अकेले ही इस फ्लोर के सभी एनिमीज को खत्म कर देगा। तभी कॉसेक बोंग को रियलिटी चेक देते हुए बोलता है, लेवल 20 तक जाने के बाद लोग घमंडी हो जाते हैं, इसलिए मैं आगे रहूंगा। फिर गोबांग बोलता है, हाँ समनर बोंग सेफ वी फाइट। और इतना कुछ सुनने के बाद अपना जोशीला बोंग फिर से ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि वो अभी भी इन दोनों के सामने कुछ नहीं है। जिसके बाद 17वीं मंजिल का मिशन दिखाते हैं जहां इन्हें 30 गॉब्लिन को हराना है। लेकिन इस बार के गॉब्लिन सोल्जर्स कुछ ज्यादा ही एडवांस थे और बोंग इन्हें देख के सोचता है, इन्हें देखने से ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी मूवी का सीन देख रहा हूं, लेकिन उन्हें देखने से ही मुझे प्रेशर फील हो रहा है। और ये गॉब्लिन बटालियन में एटलीस्ट 90 स्ट्रॉन्ग गॉब्लिन्स हैं, साथ ही ये लोग हाईली स्किल्ड हैं। फिर बोंग बताता है कि उसने यहां आने से पहले इस फ्लोर के बारे में स्टडी किया था, जहां उसे पता चला है जैसे ही गॉब्लिन सोल्जर्स आते हैं तो उन्हें सेफ जोन में रिट्रीट करना होगा, जिसके बाद इन्हें कुछ देर तक वेट करना है। उसके बाद गॉब्लिन फोर्सेस 3-3 के ग्रुप में बांट जाएंगे, जिसके बाद हमें एक बार में ही इन 3 गॉब्लिन को खत्म करना होगा। और इसी स्ट्रैटेजी को 10 बार फॉलो करने के बाद हम लोग 30 गॉब्लिन को खत्म करके इस फ्लोर को भी क्लियर कर लेंगे। जिसके बाद बोंग गोबांग को आवाज देता है तो गोबांग पीछे मुड़ के पूछता है, समनर बोंग बुलाया। फिर बोंग सोचता है, मुझे इतने थकाऊ प्रोसेस में फंसने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो गोबांग को ऑर्डर देता है, जाओ गोबांग और हमारे सभी दुश्मनों को खत्म कर दो। जो सुनते ही गोबांग रेज मोड में आ जाता है और ऑरा फार्मिंग स्टार्ट कर देता है, जिसके प्रेशर से उसके नीचे की जमीन टूटने लगती है। और बोंग उसे देखते हुए सोचता है, गोबांग के साथ होने से लेवल 20 या फिर उससे ज्यादा लेवल्स को क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। बोंग मन ही मन सोचता है, अगर मैंने लेवल 20 को क्लियर कर दिया तो उसके बाद मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। मैं तो वही सोच सोच के परेशान हो रहा हूं।